फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 1। एक अमर आदरणीय पुनर्जन्म _1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। एक अमर आदरणीय पुनर्जन्म _1। एड्स बाय पब फ्यूचर। एक अध्याय 1। अमर आदरणीय पुनर्जन्म _1। अनुवादक 54,96,90,339। डूबता हुआ सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया, जिससे साउदर्न हिल सिटी पर शाम की आखिरी किरणें पड़ रही थीं। शहर की दीवारें ऊंची खड़ी थीं, कोनों पर हरी काई से ढकी हुई थीं, जबकि नागरिक, व्यापारी और गाड़ियां गेट में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़ी थीं। अंदर सड़कें, सराय, दुकानों और विलोपंक्तिबद्ध गलियों में जीवन से भरी गतिविधियों का एक मकड़ी का जाल थी। बच्चे गलियों में मौज मस्ती कर रहे थे, जबकि फेरी वाले सड़क के कोनों पर अपने शिल्प बेचने के लिए चिल्ला रहे थे। जियांगू ड्रिफ्टर्स ने अपने गोंग और ड्रम प्रदर्शनों से भीड़ को आकर्षित किया। उनके कौशल के करतब ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। घरों से खाना पकाने के धुएं की लपटें उठ रही थीं, जिससे गोधूली धुंधली हो गई। 16 साल की उम्र में फैंग वांग ने फैंग स्टेट ड्यूक के महल के दरवाजे से प्रवेश किया। अपने शरीर से चिपके हुए सफ़ेद वस्त्र पहने हुए उसका व्यवहार विद्वानों और वीरतापूर्ण युवा दोनों तरह का था। गेट पर मौजूद नौकरों ने मुस्कुराते हुए उसका स्वागत किया और उसने बिना किसी दिखावे के सिर हिला दिया। शैडोलेस सटेप वाकई असाधारण है। अब से 5 कदम के भीतर कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फैंग वांग के चेहरे पर मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति मार्शल दुनिया में एक महान क्षेत्र में पहुंच गई थी। प्रथम श्रेणी की तलवारबाजी, हथेली की तकनीक और वर्तमान युग के फुटवर्क में दक्षता के साथ वह जय महसूस करता था। आखिरकार वह केवल 16 वर्ष का था। अपने पुनर्जन्म के 16 वर्ष बाद वह उस शिखर पर पहुंच गए थे जिसके लिए कई लोग अपने पूरे जीवन प्रयास करते हैं, और अब वह वास्तव में जीवन का आनंद ले सकते थे। भविष्य के प्रति आशा से भरा हुआ फैंग वांग आगे बढ़ गया। उसके पास से गुजरने वाले नौकरों ने उसका अभिवादन किया और उसे उसकी उपाधि 13वें युवा मास्टर से पुकारा। फैंग वांग के दादा फैंग मिंग द क्यू राजवंश के संस्थापक नायक थे, जो दूसरे दर्जे के ड्यूक के कुलीन पद पर थे, जबकि उनके पिता फैंग यिन फैंग मिंग के सबसे छोटे बेटे थे। तीसरी पीढ़ी में फैंग वांग उम्र में 13वें स्थान पर थे, इसलिए उन्हें यह उपाधि मिली। इस प्राचीन राजवंश में फैंग राज्य ड्यूक के भवन के भीतर का वातावरण सौहार्दपूर्ण था, बिना किसी धोखे या विश्वासघात के, जो शायद फैंग मिंग के शक्तिशाली प्रभाव के कारण था। ड्यूक के महल के संबंधों और प्रतिष्ठा के साथ फैंग वांग ने 12 साल की उम्र से ही मार्शल आर्ट के रहस्यों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। 4 साल के प्रशिक्षण के बाद वह अपने शरीर से आंतरिक शक्ति को बाहर निकालने में कामयाब रहा, जो एक हाथी की तरह मजबूत था, लेकिन किसी को यह पता नहीं था। उन्होंने बस यही सोचा कि वह फैंग निवास का एक और युवा मास्टर था, जो जियांगू का सपना देख रहा था। बगीचे में प्रवेश करते हुए फैंग वांग ने नौकरानियों के एक समूह को एक साथ इकट्ठा देखा। निस्संदेह वे फैंग निवास के तुच्छ मामलों के बारे में गपशप कर रहे थे। अपनी असाधारण सुनने की शक्ति के कारण वह 10 गज की दूरी पर होने के बावजूद उनकी बातचीत को समझ सकता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जोजू पागल हो गई है। आज वह आसपास के सभी युवा मास्टर्स को चेतावनी दे रही है कि फैंग निवास का विनाश होने वाला है। मैंने भी सुना है, उसमें हिम्मत है। वह हवेली के सभी मास्टरों से मिलने जाती है। अब उसके पिता चौथे मास्टर ने उसे उसके कमरे में बंद कर दिया है। हमारे फैंग निवास को नष्ट करने की हिम्मत कौन कर सकता है? यहाँ तक कि वर्तमान सम्राट भी हिम्मत नहीं कर सकता। चुप रहो, ऐसी बातें मत कहो। चौथे मास्टर को अपनी दत्तक बेटी जोजू से इतना लगाव है कि वह संभवतः कुछ ही दिनों में रिहा हो जाएगी। विनाश शब्द सुनते ही फैंग वांग का दिल धड़क उठा। फैंग निवास विनाश का सामना कर रहा है। कुछ देर सुनने और स्थिति पर विचार करने के बाद फैंग वांग ने जांच करने का फैसला किया। जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था और जोजू के असामान्य व्यवहार से कारण का संकेत मिल रहा था, तो वह उसके आंगन की ओर चल पड़ा। चौथे चाचा फैंग जेन युवावस्था में ही सेना में भर्ती हो गए थे और युद्ध के मैदान में लगभग अपनी जान गंवा बैठे थे। सौभाग्य से जोजू के पिता ने उन्हें बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। फिर भी फैंग जेन आजीवन विकलांगता के साथ रह गए। सेना छोड़ने के बाद वे अपने उद्धारकर्ता की अस्थियों को अपने गृहनगर वापस ले गए। वहां बीमारी से बिस्तर पर पड़ी जोजू की मां को अपने पति की मृत्यु का पता चला। वह निराश हो गई और चल बसी। फैंग जेन के पास शिशु जोजू को वापस फैंग निवास ले जाने और उसे अपनी बेटी के रूप में अपनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जोजू एक अंतर्मुखी लड़की थी, जो शायद ही कभी अपने घर के बाहर जाती थी। बड़े होने पर फैंग वांग ने उसे केवल कुछ ही बार देखा था। उसे एक शर्मीली युवा लड़की के रूप में याद करता था, जो लगभग उसकी ही उम्र की थी, नाजुक और सुंदर। चूंकि चौथे अंकल बहुत ही सुरक्षात्मक थे, जोजू को कभी भी धमकाया नहीं गया था, इसलिए उसके बिना किसी कारण के पागल हो जाना असंभव था। क्या वास्तव में विनाश का खतरा हो सकता है? फैंग वांग पर भय का भाव हावी हो गया। किस तरह की शक्ति फैंग राज्य ड्यूक के महल का विनाश कर सकती थी? क्या ये सम्राट का काम हो सकता है? ड्यूक का महल बहुत बड़ा था, जो दक्षिणी हिल्स शहर के 5वें हिस्से पर फैला हुआ था। वस्तुतः शहर के भीतर एक शहर था।
फैंग परिवार के पास हजारों घरेलू रक्षक थे। कभी कभी फैंग वांग अपने सबसे बड़े चाचा फैंग जिंग को उन्हें मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण देते हुए देखता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या ऐसे दुर्जय फैंग निवास को नष्ट किया जा सकता है? फैंग वांग ने अपनी गति बढ़ा दी। अपनी आंतरिक शक्ति को सक्रिय करते हुए उसने कंडेंसेशन के साथ ध्यान केंद्रित किया और रहस्यमयी कदमों से कदम बढ़ाते हुए बिना कोई आवाज किए जोउजू की खिड़की तक पहुंच गया। ध्यान से कान लगाकर सुनता रहा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन फैंग वांग की तीव्र श्रवण शक्ति जोउजू की सांसों को महसूस कर सकती थी, जो तेज और स्पष्ट रूप से शांत नहीं थी। एक क्षण बीता। अफसोस, ये सोचकर कि मैं एक अमर पूज्य अपनी युवावस्था में लौट आया हूं, फिर भी अपने परिवार का भाग्य बदलने में असमर्थ हूं। क्या स्वर्ग मेरे साथ छल कर रहा है? अगर मेरे पास एक महीना और होता तो शायद ये नौबत न आती। फैंग वांग ने जोउजू की धीमी आह सुनी, जो सामान्य कानों के लिए समझ से परे थी। क्या वह अपनी युवावस्था में लौट आए है? पुनर्जन्म और अमर पूज्य। फैंग वांग का दिल कांप उठा। अपने पुनर्जन्म के बाद से अमर देवताओं की कई किंवदंतियां सुनने के बाद भी उसने पुनर्जन्म के बारे में नहीं सुना था। उसकी बातें बहुत ही विश्वसनीय थीं। क्या ये सच हो सकता है? वह जोखिम नहीं उठा सकता था। आखिरकार वह खुद एक पुनर्जन्म वाली आत्मा थी। किसी पुनर्जन्म वाले व्यक्ति से मिलना उसके लिए इतनी दूर की बात नहीं थी। फैंग निवास के नष्ट हो जाने के विचार से उसका दिल दुखने लगा। वह इस जीवन से प्यार करता था, उसके माता पिता जो उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, उसके चाचा जो उसके प्रति दयालु थे, और वह फैंग निवास को संजोता था। वह इसे गिरते हुए नहीं देखना चाहता था। इसके बाद जोउजू चुप हो गई। अब वह अपने आप में बड़बड़ाना बंद कर दिया। कमरे में शांति लौट आए। एक पल के लिए हिचकिचाते हुए फैंग वांग ने जोर से खिड़की खोली और अंदर कूद गया। जोउजू उसके प्रवेश से चौंकी नहीं। वह बस मेज पर बैठी रही और शांति से उसे देखती रही। उसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी, उसके बाल थोड़े बिखरे हुए थे, फिर भी उसने मेकअप बहुत सावधानी से किया हुआ था। फिर भी वह एक सभ्य महिला की शान को बनाए रखते हुए शालीनता और सुंदरता से भरपूर दिख रही थी। जैसे ही उनकी आंखें मिली, कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। आपकी चपलता प्रभावशाली है। मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आप कौन हैं? जोउजू ने चुप्पी तोड़ते हुए उससे पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। 2 घंटे तक बातचीत। सोने से पहले बस ये करो। एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 2। एक अमर आदरणीय पुनर्जन्म _ 2। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। एक अमर आदरणीय पुनर्जन्म _ 2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 2 अध्याय। एक अमर आदरणीय पुनर्जन्म _ 2। अनुवादक 54,96,339। ये सुनते ही फैंग वांग ने अपनी आस्तीन में छिपा हुआ अपना दाहिना हाथ कस लिया। क्या मैं फैंग निवास के भीतर इतना अप्रकट हूँ? ठीक है, मैं मानता हूँ कि पिछले 16 वर्षों में मैंने खुद को कम ही दिखाया है, जो मेरे भाइयों की भरपूर प्रतिभा और अहंकार की तुलना में कुछ भी नहीं है। फॉन्ग वांग ने कहा, मैं फॉन्ग वांग हूँ, मेरे पिता फॉन्गियन हैं। जोउजू ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए ठंडे स्वर में पूछा, आप यहाँ कितने समय से हैं? मेरे चाचाओं से मिलने और ये दावा करने के बाद कि फैंग निवास को विनाश का खतरा है, मैं इस दृष्टिकोण के साथ आया कि इसे सच मानना बेहतर है। हालांकि यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और मैं इस पर पूरी तरह से भरोसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। फैंग वांग ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि परिवार के विनाश के खतरे की ओर बातचीत को मोड़ दिया। जोउजू ने भौहें सिकोड़ी। वह फैंग वांग को बर्खास्त करना चाहती थी, लेकिन उसे उसके मार्शल कौशल की याद आ गई, जो एक महत्वपूर्ण मदद साबित हो सकती थी। हालांकि अपने पिछले जन्म में वह एक अमर पूज्य थी, लेकिन अब उसका पुनर्जन्म एक सामान्य मनुष्य से भी कमजोर शरीर के साथ हुआ था। 7 दिनों के समय में वह अपनी ताकत से परिवार के विनाश की दिशा बदलने में सक्षम नहीं थी। क्या तुमने अभी कुछ सुना? जोउजू ने फैंग वांग को घूरते हुए महसूस किया कि वह लापरवाह थी। वह केवल खुद को दोषी ठहरा सकती थी। पहला, अपने पिछले जीवन में फैंग निवास के विशेषज्ञों के बारे में पर्याप्त जानकारी न होने के कारण, और दूसरा, पुनर्जन्म के बाद मानसिक रूप से अशांत होने के कारण। उसके पिछले जीवन में फैंग निवास को रातों रात मार दिया गया था, जिससे केवल वह और कुछ अन्य लोग बच पाए थे। इस प्रकार अवचेतन रूप से उसने सोचा कि फैंग निवास के पास कोई विशेषज्ञ नहीं है, जिसके कारण उसने अपने कमरे में अपनी परेशानियों को जोर से बताया। फैंग वांग एक पल के लिए चुप रहा और फिर उसने सब कुछ सबके सामने रख दिया। आखिरकार ये फैंग निवास के विनाश से संबंधित था। तुमने कहा कि तुम पुनर्जन्म ले चुके हो। मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करने की कोशिश करने को तैयार हूँ। चूंकि तुम एक अमर का पुनर्जन्म हो, इसलिए तुम्हारे मन में निश्चित रूप से अमर कानून होंगे। मुझे उन्हें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे कोई भी चाल सिखा दो। मेरे पास इसकी प्रामाणिकता को सत्यापित करने के तरीके हैं। अगर यह सच है तो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करने और फैंग निवास के भाग्य को बदलने में तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी फैंग उपनाम रखता हूँ। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उसके मन में एक स्वर्गीय महल था, एक ऐसी जगह जिसे उसने पहली बार आंतरिक शक्ति के साथ जुड़ने पर खोजा था। एक बार जब उसने आंतरिक शक्ति और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण शुरू किया, तो उसकी चेतना स्वर्गीय महल में प्रवेश करेगी, जहां वह इन असाधारण क्षमताओं को पूर्ण करने तक बिना खाए या पिए जीवित रह सकता था।
तभी वह स्वर्गीय महल को छोड़कर वास्तविकता में वापस आ सकेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह स्वर्गीय महल के भीतर कितनी देर तक रहा, वास्तविकता में ये केवल एक क्षण था। यही कारण था कि वह 16 वर्ष की आयु में ही मार्शल आर्ट के पौराणिक क्षेत्र में पहुंच गए थे। झोउ जू की भौहें तन गईं और वह ध्यान से फैंग वान को देखने लगी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक चमक रही थी। वह तुरंत कुछ नहीं बोली। फैंग वान भी जल्दी में नहीं था। वह उसके सामने वाली मेज पर बैठ गया और धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार करने लगा। अफसोस, उसने मार्शल दुनिया में रोमांचकारी यात्रा करने से पहले चुपचाप कौशल हासिल करने की उम्मीद की थी, एक बेफिक्र जीवन जीने की। उसने ऐसी मुश्किल का सामना करने की उम्मीद नहीं की थी। फैंग वान को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसकी वर्तमान सैन्य क्षमता ने उसे शांत रहने में मदद की। खिड़की के बाहर सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और बची हुई चमक खून की तरह थी, जो एक दुखद किंतु सुंदर दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। झोउ जू ने चुप्पी तोड़ी और पूछा, मुझे आपके भरोसे की क्या जरूरत है? आप तो सिर्फ तीसरी पीढ़ी के वंशज हैं, इस मामले में आपकी कोई भूमिका नहीं है। फैंग वान ने शांति से उत्तर दिया, लेकिन अभी आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। यदि आप मेरा विश्वास जीत सकते हैं तो मैं निश्चित रूप से आपका पूरा समर्थन करूंगा। एक फैंग परिवार के शिष्य के शब्दों को मजाक के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन दो के बारे में क्या? मैं कम से कम अपने पिता को मना सकता हूं, और परिवार के अस्तित्व को दांव पर लगाते हुए, यदि आप सच बोलते हैं तो कृपया मुझ पर विश्वास करें। झोउ जू ने यह सुनकर महसूस किया कि इसमें कुछ समझदारी है। वास्तव में उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। फैंग निवास को पहले से ही चेतावनी दी जानी थी। तो ठीक है, मैं फैंग निवास को यूं ही नहीं छोड़ सकता। चूंकि तुम ही मुझ पर विश्वास करने को तैयार हो, इसलिए मैं तुम्हें तलवार नियंत्रण तकनीक सिखाऊंगा। तलवार नियंत्रण तकनीक एक साधक के लिए प्रवेश द्वार है और साधना और मार्शल आर्ट के बीच की दहलीज भी है, झोउ जू ने धीरे से कहा। यह सुनकर फैंग वांग ने थोड़ा सिर हिलाया। अंदर एक घबराहट महसूस हुई। उसे आशा थी कि यह वास्तविक होगा, फिर भी उसे डर था कि यह वास्तविक होगा। यदि यह वास्तविक था तो फैंग निवास को बहुत बड़ा खतरा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन अगर यह वास्तविक होता तो साधना के माध्यम से अनंत जीवन की खोज भी वास्तविक होती। यदि कोई साधना कर सकता है तो मार्शल आर्ट का अभ्यास कौन करेगा? झोउ जू ने तलवार नियंत्रण तकनीक के लिए मानसिक विधि सूत्र का पाठ करना शुरू किया और फैंग वांग ने ध्यान से सुना। तलवार नियंत्रण तकनीक एक उड़ती हुई तलवार को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति को प्रक्षेपित करने पर जोर देती है। फैंग वांग ने एक शूरवीर से सुना था कि 100 साल पहले एक तलवार संत ऐसी उपलब्धि हासिल कर सकता था। क्या यह संभव है कि यह व्यक्ति एक साधक था? झोउ जू ने दूसरे के भावों को ध्यान से देखते हुए कहा। उसके पिछले जीवन की साधना का स्तर खत्म हो चुका था और यहाँ तक कि उसके विचार भी अब एक नश्वर व्यक्ति के समान थे, जिसमें ऊपरी क्षेत्र में विकसित की गई दिव्य चेतना का अभाव था। इन सब से उसे ऐसा महसूस होता था मानो वह किसी सपने में हो। वह असहाय महसूस कर रही थी क्योंकि 7 दिन बहुत कम थे, नए सिरे से साधना करने का समय नहीं था। इसके अलावा उसकी वर्तमान स्थिति निम्न थी और कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता था। केवल उसके सामने खड़ा युवक ही उसकी बातों पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा था। एक अगरबत्ती के बराबर समय के बाद झोउ जू ने तलवार नियंत्रण तकनीक के सभी प्रमुख बिंदुओं को याद करना समाप्त कर दिया। जैसे ही उसके शब्द निकले, फैंग वान का दिमाग फट गया और उसकी चेतना तुरंत एक राजसी दैदीप्यमान महल में पहुंच गई। यह उसका अपना स्वर्गीय महल था। जब वह पहली बार पहुंचे तो वे स्वर्गीय महल के बाहर खड़े थे, जहां उन्होंने स्वर्गीय महल शब्दों वाली पट्टिका देखी। इसके बाद वे सीधे स्वर्गीय महल के अंदर दिखाई दिए। स्वर्गीय महल के अंदर की जगह बहुत बड़ी थी, लेकिन उसके अन्वेषणों के जरिए उसमें सिर्फ एक हॉल था। हॉल के दोनों तरफ 18 तरह के हथियार थे। वह हथियारों और मार्शल आर्ट उपकरणों की कल्पना कर सकता था और अपनी इच्छानुसार कुछ भी बना सकता था। वह हॉल के अंदर के माहौल को भी बदल सकता था, वो भी सिर्फ एक विचार से। ये वास्तविक है, ये वास्तविक है। फैंग वांग अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाया। जब झोउ जू ने तलवार नियंत्रण तकनीक का वर्णन किया तो उसे पहले से ही यह गहन लगा। अब जब वह स्वर्गीय महल में प्रवेश कर चुका था और उसने सत्यापित किया था कि तलवार नियंत्रण तकनीक वास्तविक थी, तो ऐसी सर्वोच्च तकनीक वास्तव में एक साधना कानून होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही यह एक साधना कानून था, फिर भी वह स्वर्गीय महल में प्रवेश कर सकता था। इसका क्या तात्पर्य था? इसका मतलब यह था कि भविष्य में उसकी साधना को साधना तकनीकों और मंत्रों का अभ्यास करने के लिए वास्तविक समय की आवश्यकता नहीं होगी। यह उसका सबसे बड़ा लाभ होगा। फैंग वान खुशी से झूम उठे। वह बहुत खुश थे। बचपन से ही वह दुनिया के कोने कोने में घूमने का सपना देखता था। 18 साल की उम्र में उसने दुनिया भर में घूमने की योजना बनाई थी, अपने मार्शल कौशल के साथ एक खुशहाल जीवन जीने की। अब जब उसे कल्टीवेशन के अस्तित्व के बारे में पता चला तो उसकी घुमक्कड़ी की इच्छा और भी बढ़ गई। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद फैंग वांग ने फैंग निवास के आसन विनाश के बारे में सोचा और तुरंत तलवार नियंत्रण तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। स्वर्गीय महल के भीतर साधना नीरस थी। उसे अपनी आंतरिक शक्ति में महान पूर्णता तक पहुंचने में लगभग 20 साल लग गए थे और अन्य अद्वितीय मार्शल आर्ट के साथ वह 16 साल का दिखाई दिया, लेकिन वास्तव में 70 से 80 साल तक जीवित रहा। सौभाग्य से स्वर्गीय महल ने उसके शारीरिक जीवन काल को प्रभावित नहीं किया।
फैंग वांग अपने समय की प्रथम श्रेणी की तलवार तकनीकों में निपुण थे और तलवारबाजी की अपनी समझ रखते थे। तलवार नियंत्रण तकनीक का अभ्यास करना समझना इतना कठिन नहीं था, लेकिन तलवार नियंत्रण तकनीक में साधकों की आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग किया जाता था, जबकि उनके शरीर में मार्शल आर्टिस्ट की सच्ची क्यूई थी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि क्या सच्ची क्यूई तलवार को नियंत्रित कर सकती है। फैंग वांग को तलवार नियंत्रण तकनीक में महान पूर्णता प्राप्त करने में पूरे 10 साल लग गए। महान पूर्णता उस सर्वोच्च तकनीक की सर्वोच्च अवस्था थी, जो केवल महारत हासिल करने की एक साधारण बात नहीं थी। जिस क्षण वह महान पूर्णता तक पहुंचा, उसकी चेतना वास्तविकता में लौट आई। अल्पविराम। झोउ जू ने तलवार नियंत्रण तकनीक के बारे में बताना समाप्त करने के बाद उसने अपनी नज़र फेंग वान पर रखी। ये देखना चाहती थी कि उसके चेहरे पर किस तरह का भाव होगा। हालांकि फेंग वान के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, जिससे वह थोड़ी निराश हुई। उसने तुरंत पूछा, अब क्या तुम विश्वास करते हो या नहीं करते? फैंग वान की आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कुराया, जिससे उसके चेहरे पर जवानी का जोश झलक रहा था। मुझे विश्वास है, ऐसी असाधारण तकनीक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कल्पना आम लोग कर सकें। अब से मैं फैंग निवास की नियति बदलने में आपका साथ दूंगा। फैंग वान ने जोर देकर कहा, उसका दिल उत्साह से भरा हुआ था जिसे वह उत्सुकता से नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। झोउ जू हैरान रह गया और एक अजीब भाव से फैंग वान को देखने लगा। अपने दिल में वह ये भेद नहीं कर पा रही थी कि वह राहत महसूस कर रही है, भावुक है, असहाय है या खुश है। खिड़की के बाहर डूबता हुआ सूरज धीरे धीरे नीचे आ रहा था, मानो उसे बता रहा हो कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। वह सिर्फ उस युवक पर भरोसा कर सकती थी जो उसके सामने खड़ा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने उस पर भरोसा किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइड मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 3 दो धार्मिक मार्ग और राक्षसी मार्ग _1। गुणाप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। दो धार्मिक मार्ग और राक्षसी मार्ग _1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 3 अध्याय दो धार्मिक मार्ग और राक्षसी मार्ग _1। अनुवादक 54,96,90,339। ठीक है, आपके पुनर्जन्म से पहले जिस रात हमारे कबीले का नाश हुआ था उस रात मैंने कैसा प्रदर्शन किया था? फैंग वान के सवाल ने झोउ जू को वास्तविकता में वापस ला दिया। अपने श्रेष्ठ युद्ध कौशल के कारण वह संख्या में कमतर रहा होगा और थककर मर गया होगा, है न? जब फैंग वान इस पर विचार कर रहा था तो उसने झोउ जू को ये कहते हुए सुना, मुझे तुम बिल्कुल याद नहीं हो। तुम हमारे कबीले के विनाश की रात को ही मर गए होंगे। उसके बाद फैंग निवास से केवल मुट्ठी भर लोग ही बच पाए और तुम उनमें से नहीं थे। मैं, प्रतिष्ठित फैंग निवास का 13वां पुत्र, आप पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ा। फैंग वान को अपमानित महसूस हुआ, लेकिन झोउ जू के बाद के शब्दों ने उसे मौत की सजा सुनाए जाने का एहसास कराया। जिन लोगों की वह परवाह करता था, उन सभी के मरने के विचार ने उसके दिल को तनाव में डाल दिया। चलो उस विनाश की रात के बारे में बात करते हैं जिसका आपने उल्लेख किया और देखते हैं कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं, फैंग वान ने गंभीरता से कहा। फैंग निवास को नष्ट करने का मतलब था या तो सेना द्वारा शहर की घेराबंदी करना या मार्शल आर्ट संप्रदायों द्वारा शहर में घुसपैठ करना। और यह कई शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा संयुक्त प्रयास होना था, क्योंकि फैंग निवास के सेवकों में नदियों और झीलों से आए कई सेवानिवृत्त उस्ताद शामिल थे। झोउ जू ने अपने बालों को कान के पीछे छिपाया और गहरी सांस लेते हुए कहा, अब से 7 रातों बाद फैंग निवास अपने विनाश का सामना करेगा। दुश्मन सभी मार्शल कलाकार हैं, जिनमें इंपीरियल सिटी के 6 सबसे दुर्जय द क्यू राजवंश के स्वामी और एक कल्टिवेटर शामिल हैं। फैंग निवास के अधिकांश लोग उसके हाथों मारे गए और उसके पास एक अजीब खजाना है जो मृतकों की आत्माओं को अवशोषित कर सकता है। कृषक, कोई आश्चर्य नहीं कि वह मर गया। फैंग वान का दिल डूब गया। तलवार नियंत्रण तकनीक का अभ्यास करके उसने योद्धाओं और साधकों के बीच विशाल अंतर को महसूस किया था। भले ही वह मार्शल दुनिया में एक महान क्षेत्र में पहुंच गया था, लेकिन एक अज्ञात साधक का सामना करना अभी भी उस पर बहुत दबाव डाल रहा था। इस कल्टिवेटर और साधारण मार्शल कलाकारों के बीच कितना बड़ा अंतर है? फैंग वान ने झोउ जू को घूरते हुए पूछा। झोउ जू ने आह भरते हुए उत्तर दिया, वह सिर्फ साधना जगत में निम्न श्रेणी का है, लेकिन मार्शल जगत में वह जय हो सकता है। 100 शीर्ष मार्शल कलाकार भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। तो फिर अगर कोई तलवार नियंत्रण तकनीक में निपुण हो जाए तो क्या उसे मारा जा सकता है? फैंग वान ने जोर देकर पूछा। झोउ जू ने उसे अजीब तरह से देखा और कहा, यह महारत के स्तर पर निर्भर करता है। सभी साधक तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक निम्न श्रेणी का साधक इसे मुश्किल से प्रबंधित कर सकता है। इसके बारे में सोचना भी मत। 7 दिनों के भीतर आप तलवार नियंत्रण तकनीक में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे। अकेले इसका उपयोग करके किसी साधक को मारना तो दूर की बात है। फैंग वान को इसका सार समझ में आ गया और उसने खतरे को कम नहीं आंका, हालांकि उसने स्वयं कभी किसी साधक का सामना नहीं किया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। डिस्कवरी फीड। इन 7 दिनों में मैं अपनी साधना क्षमताओं को पुनः प्राप्त नहीं कर सकता। अधिक से अधिक मैं कुछ विष तैयार कर सकता हूँ।
तुम मेरे पांचवें चाचा के बेटे हो और घर के मुखिया के अधिक करीब हो। बेहतर होगा कि तुम उसे मनाने की कोशिश करो। भले ही तुम फैंग निवास को दक्षिणी हिल्स शहर छोड़ने के लिए राजी न कर सको, लेकिन जल्दी से तैयारी शुरू करना बुद्धिमानी होगी, जो जू ने गंभीरता से सलाह दी। शांत होने के बाद उसे अपनी पिछली लापरवाही का एहसास हुआ। वह फैंग निवास को बचाने पर इतनी केंद्रित थी कि वह इसकी स्थिति और अपनी खुद की पहचान भूल गई थी। ड्यूक के हवेली के रूप में फैंग निवास के लिए दक्षिणी हिल्स शहर से भागना असंभव होगा। इसके अलावा भागना अधिक खतरनाक होगा। आम लोगों की सुरक्षा के बिना फैंग निवास की स्थिति और भी अधिक खतरनाक होगी। फैंग वांग ने सिर हिलाया, फिर चेतावनी दी, पुनर्जन्म की बात बहुत बेतुकी है। इसके बारे में अब और बात मत करो, अकेले में भी नहीं। अगर यह बात साधकों के कानों तक पहुंच गई तो यह और भी खतरनाक हो जाएगा। यदि फैंग वांग का पुनर्जन्म हुआ होता तो वह अपने पुनर्जन्म का रहस्य अपने तक ही सीमित रखता, जैसा कि उसने अपने पुनर्जन्म के समय किया था। जो जू ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी नज़र फैंग वांग पर बदल गई। फैंग वांग को उसकी शक्ल देखकर डर लगा। वह उसे चुप कराने के लिए उसे मारने के बारे में तो नहीं सोच रही होगी, है न? इसके बाद उन्होंने कुछ देर और बातचीत की और अपने बयानों और कार्यों की एक मोटी रूपरेखा तैयार की। फिर जो जू ने आग्रह किया, फैंग वांग जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे भी तैयारी शुरू करनी है। फैंग वांग ने पहले ही साधना तकनीक सीखने का इरादा कर लिया था, लेकिन जो जू के बढ़ते हुए अजीबोगरीब रूप को देखकर उसने बस सिर हिलाया, खड़ा हुआ और खिड़की से बाहर चला गया। जो जू काफी देर तक स्टूल पर बेकार बैठा खिड़की पर जूतों के निशानों को देखता रहा। अल्पविराम। रात होते ही फैंग निवास पर खूब रोशनी हो गई। क्या कोई मेरे पूरे फैंग निवास को नष्ट करना चाहता है? फैंग यिन, जो एक विद्वान की तरह कपड़े पहने हुए था, ने अपने बर्तन नीचे रख दिए। उसने पूछा तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। फैंग वांग की माँ लेडी जियांग डर से पीली पड़ गई, जबकि कमरे में नौकर नहीं थे, क्योंकि फैंग वांग ने बातचीत से पहले ही उन्हें भेज दिया था। फैंग वांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, पिछले महीने मैंने कुछ भटकते नायकों से इस बारे में बात करते हुए सुना था, लेकिन मुझे लगा कि यह सिर्फ एक बेबुनियाद अफवाह है। आज जो जू से पूछने के बाद मैंने इसकी पुष्टि की। किसी रहस्यमय विशेषज्ञ ने उसे गुप्त रूप से सूचित किया, जिससे वह हताश हो गई। अपनी जल्दबाजी में उसने हर जगह पूछताछ शुरू कर दी। फैंग यिन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, उस विशेषज्ञ ने मेरे पास या आपके 4 चाचाओं के पास जाने के बजाय उसे क्यों ढूंढा? फैंग वांग ने अपना सिर हिलाया, मैं कैसे जान सकता था? लेकिन पिताजी, इस पर विचार करें, मैंने इसके बारे में सुना है, और जो जू ने भी। अविश्वास का जोखिम उठाने से बेहतर है कि इस पर विश्वास किया जाए। फैंग निवास ऐसे परिणामों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सुनकर फैंग यिन के चेहरे पर उदासी छा गई। कुछ पल सोचने के बाद उसने मेज पटक दी और उठ खड़ा हुआ, और जाने से पहले ये आखिरी शब्द कहे, मैं तुम्हारे दादाजी से मिलने जा रहा हूँ। लेडी जियांग ने आह भरी और फैंग वांग को कुछ व्यंजन परोसते हुए चेतावनी दी, वांग, भविष्य में उन साहसी लोगों के संपर्क से बचने की कोशिश करो। ये बहुत खतरनाक है। मैं समझता हूँ माँ, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, फैंग वांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक बार यह संकट खत्म हो जाने के बाद वह अमरता के मार्ग पर चलेगा। जहाँ तक दुर्भाग्यपूर्ण मार्शल दुनिया का सवाल है, वह इसके बारे में चिंता नहीं करेगा। अगर वह किसी चीज़ में उद्यम करने जा रहा था तो वह खेती की दुनिया होगी। रात के खाने के बाद फैंग वांग हॉल में इंतजार कर रहा था। फैंग यिन के लौटने में पूरा 1 घंटा लग गया। उसकी अभिव्यक्ति अत्यंत गंभीर थी। अपने बेटे के सामने, जो हमेशा बुद्धिमान और समझदार रहा था, उसने सच्चाई नहीं छिपाई। तुम्हारे दादाजी इस बात पर विश्वास करते हैं और सावधानी बरतने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें इन मामलों के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ होने से फैंग निवास को कुछ नहीं होगा। ये सुनकर फैंग वांग को अंततः आश्वस्त महसूस हुआ, फिर वह चला गया। उस रात फैंग वांग ने एक दुर्लभ सपना देखा, जिसमें वह अपनी तलवार पर सवार होकर आकाश और पृथ्वी में उड़ रहा था, और एक लापरवाह सच्चा अमर बन गया तथा पूरी तरह से प्रसन्न महसूस कर रहा था। अगली सुबह फैंग वांग उठे, नहाए और फिर अपने सबसे करीबी नौकर ली जियू को निर्देश दिया, 6 दिनों के भीतर मुझे सबसे तेज तलवार चाहिए, चाहे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। फैंग मिंग ने दिवंगत सम्राट के साथ मिलकर दक्षिण और उत्तर की ओर विजय अभियान चलाया था और शानदार सैन्य उपलब्धियां अर्जित की थीं। हालांकि राजवंश की स्थापना के बाद उनकी सैन्य शक्ति छीन ली गई थी, लेकिन उन्होंने इसके बदले में बहुत सारी संपत्ति अर्जित की, जिससे फैंग वांग जैसे वंशज भी उतने ही अमीर बन गए। अपने इकलौते बेटे के लिए फैंग यिन ने जितना सोना, चांदी और जवाहरात मांगा उतना दिया। बहुत अच्छा, मैं युवा मालिक को संतुष्ट करना सुनिश्चित करूंगा। ली जियू, जो फैंग वांग से केवल 2 वर्ष बड़ा था, प्रसन्नतापूर्वक चला गया। आंगन खाली होने के क्षण का लाभ उठाते हुए फैंग वांग ने तलवार नियंत्रण तकनीक का प्रयास करना शुरू कर दिया। एक पेड़ की शाखा को अपनी तलवार के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि उसने तलवार नियंत्रण तकनीक का बहुत ही पूर्णता से अभ्यास किया था, लेकिन उसने वास्तव में कभी इसके साथ लड़ाई नहीं की थी। मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के लिए ट्रू क्यूई के साथ तलवारों को नियंत्रित करना लगभग असंभव था। तलवार उड़ाना तो दूर की बात थी, लेकिन सौभाग्य से उनकी तलवार नियंत्रण तकनीक महान पूर्णता तक पहुंच गई थी, और इसमें महारत हासिल करने के बाद वह अपने दुश्मनों के खिलाफ तलवार को नियंत्रित करने के लिए अपनी ट्रू क्यूई का उपयोग कर सकते थे।
जितनी तेज गति होगी, खपत भी उतनी ही अधिक होगी। आधे घंटे से ज्यादा समय तक चले प्रयासों के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पास सिर्फ एक ही वार करने का मौका है। उसे उस किसान को एक ही वार में मार डालने के लिए इस मौके का फायदा उठाना था। दोपहर में फैंग वांग जो जू से मिलने गया ताकि कुछ साधना तकनीक सीख सके जिसके लिए बहुत ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत न हो। सिर्फ 6 दिनों में भले ही वह एक साधना तकनीक में महारत हासिल कर ले, लेकिन एक साधक की आध्यात्मिक शक्ति को इकट्ठा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। अपने दुश्मन को मारने के लिए ज्यादा तकनीक में महारत हासिल करना बेहतर हो सकता है। हालांकि जो जू को कारावास से रिहा कर दिया गया था और फैंग वांग ने अपना मौका खो दिया, जिससे उसे हार माननी पड़ी। शायद उसकी कुछ और ही योजना थी, यहाँ तक कि उसके माता पिता को भी नहीं पता था कि वह कहाँ गई है। इन दिनों में फैंग निवास में नौकरों की संख्या में वृद्धि हुई। फैंग वान के सबसे बड़े चाचा खुलेआम शहर के मार्शल दुनिया से भटकने वालों की भर्ती कर रहे थे, और फैंग परिवार के शिष्य जो कहीं और मार्शल आर्ट का अभ्यास करते थे उन्हें वापस बुलाया गया, ज्यादातर वे जो यानहू काउंटी के सबसे करीबी संप्रदायों से थे। इनमें सबसे उल्लेखनीय था फोंग जे का तीसरा बेटा फोंग हान्यू। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। हमारे द्वारा आपके लिए तैयार की गई अनुशंसाएं देखें। डिस्कवरी फीड। फैंग निवास के इस 9वें युवा गुरु का फैंग वान के साथ अच्छा रिश्ता था। जब वे छोटे थे उनके बीच सिर्फ 2 साल का अंतर था। हालांकि जब फैंग वान 7 साल का था तो फैंग हान्यू को यांगहू काउंटी के सबसे बड़े मार्शल आर्ट संप्रदाय में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। वह हर साल घर पर पत्र भेजता था और पिछले साल फैंग यिन ने यहाँ तक कहा कि वह एक प्रथम श्रेणी के मार्शल आर्ट विशेषज्ञ, एक सच्चे मार्शल आर्ट कौतुक के मानक तक पहुँच गया है। कई वर्षों से एक दूसरे से न मिलने के कारण फैंग वान को अपने छोटे चचेरे भाई की याद आ रही थी, जो बचपन में उसे परेशान किया करता था, लेकिन अब यादों को ताज़ा करने का समय नहीं था। छठे दिन दोपहर जो जू फैंग वान को ढूंढते हुए आई, जो उसे घर के अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। आज की जो जू ने एक चुस्त लाल पोशाक पहनी थी, बहादुर और उत्साही दिख रही थी। उसने अपने सामान्य सिर के कपड़े और हेयरपिन हटा दिए थे, अपने बालों को सिर के पीछे लाल रिबन से बांधा था, जिससे उसका नाजुक और सुंदर चेहरा सामने आया। वह काफ़ी आकर्षक लग रही थी, यही फैंग वांग ने सोचा। फिर वह जो जू के साथ बैठ गया। जो जू ने अपनी छाती से एक थैली निकाली और कहा, यह सुगंधित नरम हड्डी पाउडर है जिसे मैंने परिष्कृत किया है। बस इसे अपने दुश्मन पर छिड़कें और जब तक वे पाउडर में सांस लेते हैं वे 3 सांसों के भीतर जमीन पर गिर जाएंगे। हालांकि यह पाउडर केवल मार्शल आर्ट विशेषज्ञों के खिलाफ प्रभावी है। यह उस साधक पर काम नहीं करेगा। यदि आप उसका सामना करते हैं तो आपको भाग जाना चाहिए। जो जू को अपने कबीले के उस पहले सदस्य के बारे में सकारात्मक धारणा थी जिसने उस पर भरोसा किया था, और वह नहीं चाहती थी कि वह लापरवाही से काम करे और कल रात मर जाए। फैंग वांग ने थैली उठाए और खुद को रोक न सके और पूछा, क्या साधना जगत धार्मिक और राक्षसी मार्गों में विभाजित है? जो जू ने उसकी ओर देखा और धीरे से गुनगुनाया, बेशक यह विभाजित है। ये सही है, मैं राक्षसी पद से एक साधक हूँ। मेरे हाथों अनगिनत मनुष्य, राक्षस और राक्षस मारे गए हैं। क्या तुम डरते हो? फैंग वांग ने गंभीरता से कहा, मैं अक्सर शहर के नायकों को ये कहते हुए सुनता हूं कि मार्शल दुनिया में व्यक्ति अपने नियंत्रण से परे शक्तियों के अधीन होता है। अमरता के मार्ग पर कदम रखने में खतरा और भी अधिक होना चाहिए। ये तथ्य कि तुम पुनर्जन्म से वापस आ गए हो और अभी भी फैंग निवास की परवाह करते हो, मेरे लिए तुमसे डरना बंद करने के लिए पर्याप्त है। तुम हमेशा के लिए फैंग निवास का हिस्सा हो, मेरे कबीले के सदस्य। यह राक्षसी पद का साधक। फैंग वांग को थोड़ा असहज महसूस हुआ। उसकी याद दिलाने से हो सकता है कि भविष्य में जो जू के पुनर्जन्म के बारे में जानने वाला वह अकेला व्यक्ति हो। क्या इससे परेशानी होगी? उसकी गंभीरता को देखकर जो जू ने एक हल्की सी मुस्कान दी और उसे देखने लगी। उसने देखा कि वह काफ़ी सुंदर था, तीखी भौहें और चमकदार आंखें, जोश से भरपूर। ये बात समझ में आती है क्योंकि उसके पिता फैंग यिन दक्षिणी हिल्स शहर में एक सुंदर आदमी के रूप में जाने जाते थे। थोड़े विचार के बाद जो जू ने गंभीरता से कहा, तुम्हारे युद्ध कौशल बुरे नहीं हैं, लेकिन वे केवल साधारण योद्धाओं से ही निपट सकते हैं। साधक को मेरे पास छोड़ दो और तुम बहुत ज्यादा ढीठ मत बनो। वह फैंग वांग से बहुत प्यार करती थी, लेकिन साथ ही युवा प्रतिभाओं की दुस्साहसता को भी समझती थी। फैंग वांग ने कम उम्र में ही शक्तिशाली मार्शल कौशल में महारत हासिल कर ली थी, और अपनी आवेगशीलता के कारण वह संभवतः किसी साधक को चुनौती दे सकता था। फैंग वांग ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से सिर हिलाया। आखिरकार एक पुनर्जन्म लेने वाली व्यक्ति के रूप में उसके पास कुछ तरकीबें होंगी। साधना के तरीकों के बारे में जानने के लिए उत्सुक फैंग वांग अमरता के मार्ग पर अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मरना नहीं चाहता था। दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत की। ज़्यादातर जो जू ने योजनाओं की रूपरेखा बनाई और फैंग वांग ने उनकी बात सुनी। जो जू को फैंग वांग से कुछ सुझाव चाहिए थे। आखिरकार एक दत्तक बेटी के रूप में फैंग निवास के अंदर उसकी कोई बात नहीं थी। बातचीत के दौरान फैंग वांग ने साधना के तरीके जानने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे सख्ती से अस्वीकार कर दिया, ये दावा करते हुए कि फैंग निवास जीवन और मृत्यु के कगार पर है, ऐसे व्यर्थ मामलों के बारे में सोचने का समय नहीं है। जो जू के चले जाने के बाद फैंग वांग अपने पिता से मिलने गया और उसके सुझाव बताए। फैंग यिन ने फैंग वांग के प्रस्तावों की सराहना की और तुरंत अपने पिता फैंग मिंग से मिलने चला गया।
उस रात फैंग निवास में कई लोगों को सोने में परेशानी हुई। जिस किसी को भी पता चला कि उनका परिवार विनाश के कगार पर है, वह व्याकुल हो गया। फैंग वान कोई अपवाद नहीं थे। उन्होंने अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए सच्ची क्यूई को इकट्ठा करने के लिए अपने आंतरिक कौशल का अभ्यास किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री 2 घंटे तक बातचीत। सोने से पहले बस ये करो। एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 4-3 तुम मेरे सामने इतने खास नहीं हो _ 1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। 3 तुम मेरे सामने इतने खास नहीं हो _ 1। एड्स बाय पब फ्यूचर 4 अध्याय 3 तुम मेरे सामने इतने खास नहीं हो _ 1। अनुवादक 54,96,90,339। 7वें दिन, जो कि फैंग निवास की स्थापना के बाद से सबसे दमनकारी दिन था, अधिकांश लोग निवास को नष्ट करने के मंडराते खतरे से घृणा करते थे। हालांकि जैसे जैसे रात होती गई, फैंग निवास में हर कोई तनाव में आ गया। रात का आसमान पानी की तरह था और ठंडी हवा शांत दक्षिणी पहाड़ी शहर में सीटी बजा रही थी, जो कभी हलचल और समृद्धि से भरा हुआ था, अब कभी कभी कुत्तों के भौंकने से बाधित हो जाता था। फैंग वान छत के ऊपर बैठा था और अपने हाथ में एक बहुमूल्य तलवार को छू रहा था, एक तलवार जिसे खरीदने में ली जियू को 3 दिन लगे थे, जो लोहे को ऐसे काट सकती थी जैसे वह मिट्टी हो, वास्तव में एक दिव्य हथियार। उसकी नज़र दूर छत पर एक आकृति पर टिक गई, जो उसका चचेरा भाई फॉन्ग हान्यू था। फैंग हान्यू एक तलवार थामे हुए सीधे खड़े थे, उनका सिर थोड़ा झुका हुआ था जैसे कि वे सो रहे हों। ठंडी हवा उनके लंबे बालों और लबादे को खींच रही थी, जिससे उन्हें दुनिया को जीतने के लिए तैयार एक वीर योद्धा का रूप मिल रहा था। प्रभावशाली कौशल, वह वास्तव में मार्शल दुनिया के प्रमुख स्तर तक पहुंच गया है और सिर्फ उसमें प्रवेश नहीं किया है, वह एक सच्चा मार्शल आर्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति है। फैंग वांग ने आंतरिक रूप से प्रशंसा की। मार्शल दुनिया में अभ्यासियों ने अपने क्षेत्रों को निम्न से उच्च तक इस प्रकार विभाजित किया: गैर कुशल, तीसरे दर्जे का, दूसरे दर्जे का, पहले दर्जे का, शिखर और पौराणिक मार्शल। पौराणिक क्षेत्र शिखर गुरु दुर्लभ थे, आमतौर पर प्रमुख संप्रदायों से शायद ही कभी दुनिया भर में घूमते थे। प्रथम श्रेणी का होना पूरे देश में बेतहाशा भागना था। फैंग वांग 16 वर्ष की उम्र में मार्शल मिथिकल दायरे में पहुंच गया था। उसे अपने समय का एक किंवदंती होना चाहिए था, यदि उसे साधना जगत के आयामी हमले का सामना न करना पड़ता। आसन साधकों का सामना करते हुए फैंग वांग को कोई डर या घबराहट महसूस नहीं हुई, इसके बजाय उसके भीतर एक प्रबल जुनून जाग उठा। अपने मार्शल अभ्यास में 4 साल बीत जाने के बाद भी उसने अभी तक किसी दुश्मन को नहीं मारा था। यहाँ तक कि मुकाबले में भी वह मुखौटा पहनता था और दूसरे मास्टर्स को चुनौती देता था, हमेशा संपर्क बिंदु पर रुक जाता था। उसका आत्मविश्वास उसकी मार्शल आर्ट और तलवार नियंत्रण तकनीक की महान पूर्णता पर था, जिस पर वह साधना जगत के सबसे कमजोर लोगों को चुनौती देने के लिए निर्भर था। इसके अलावा जोजू के साथ एक पुनर्जन्म वाली अमर आदरणीय फैंग निवास में उसे विश्वास था कि उसके पास निश्चित रूप से असाधारण कौशल हैं, खासकर जब से जोजू ने साधकों और नश्वर के बीच के अंतर को समझा। रात गहराती जा रही थी, आंगनों में मेंढकों की टर-टर गूंज रही थी और परिवार के अनुचरों की टुकड़ियां क्षेत्र में गश्त कर रही थीं, विशेष रूप से फैंग निवास के आसपास, जहां अधिकारियों को भी रात में पहरा देने के लिए सतर्क कर दिया गया था। जोजू आंगन में पत्थर की मेज पर बैठी थी, चांदी के तीर पहुंच रही थी, उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। उसकी आंखें ब्लेड पर परावर्तित चांदनी से भी ज्यादा ठंडी थीं और उनमें काले द्वेष का एक निशान उमड़ता हुआ लग रहा था। अन्यत्र सदर्न हिल सिटी की पूर्वी दीवार के ऊपर ऊंची उड़ान भरते चील या उड़ते हंसों की तरह आकृतियां तेजी से शहर में घुसपैठ कर रही थीं। आखिरी आकृति दीवार पर उतरी, जहां से विशाल दक्षिणी पहाड़ी शहर दिखाई दे रहा था। उसकी किंगी फड़फड़ा रही थी, चौड़े कंधे और पतली कमर थी, उसके लंबे बाल लापरवाही से कपड़े की पट्टी से बंधे हुए थे। वह 40 के आसपास का लग रहा था और उसके हाथ में घोड़े की पूंछ वाला झाड़ू उसे ताओवादी जैसा बना रहा था, फिर भी उसकी आंखों में एक सर्प जैसी ठंडक थी। जैसा कि दक्षिण में दाक्यू के सबसे समृद्ध शहरों में से एक से उम्मीद की जाती है, ये निश्चित रूप से आत्मा जलाने वाले बैनर को फिर से जीवित करने में सक्षम होगा, उसने खुद से कहा। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर की ओर मुड़े, उसकी आवाज में क्रूरता थी। फिर वह उछला और विशाल रात में गायब हो गया। अल्पविराम पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग निवास के मुख्य हॉल में, जो कि उज्ज्वल प्रकाश से जगमगा रहा था, घर का स्वामी फैंग मेन सबसे आगे बैठा हुआ था तथा उसके चारों ओर निवास के स्वामी और स्त्रियां थीं। 70 के करीब पहुंच चुके फैंग मेन के बाल सफ़ेद थे, लेकिन दिखने में वे एक बुजुर्ग शेर जैसे थे। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए, अपने हाथों को अपनी छड़ी पर टिकाए हुए, वे दरवाजे के बाहर रात के आसमान की ओर तेजी से और शांति से देख रहे थे। ये चूहे का समय है और किसी भी आक्रमणकारी ने हमला नहीं किया है। ये वास्तव में एक गलत अलार्म था। मैंने तुमसे कहा था, तुम कुछ बच्चों की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर सकते। क्या फैंग वांग आमतौर पर काफ़ी चतुर नहीं है? वह ऐसी अफवाहों पर कैसे विश्वास कर सकता है? फैंग निवास ड्यूक का निवास है, कौन अंदर घुसने की हिम्मत करेगा? वे अपने सिर को जोखिम में डाल रहे होंगे। चुप हो जाओ, तुम औरतें क्या समझती हो? आसमान अभी पूरी तरह से चमकीला भी नहीं हुआ है, हम अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकते।
पिताजी, मुझे सचमुच बेचैनी महसूस हो रही है। ये सरदार फेंग वान के चाचा थे और उनके चेहरे पर उदासी थी। भारी माहौल को हल्का करने के लिए महिलाओं ने शांत रहने की कोशिश की। चौथे स्वामी फेंग जेन के शब्दों का प्रभाव पड़ा, क्योंकि वह सेना में सेवा कर चुका था और लाशों के पहाड़ों और खून के समुद्र से रेंगकर बाहर आया था। खतरे के प्रति उसकी समझ दूसरों से कहीं अधिक थी। फेंग मिंग ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, मैं जीवन भर सैनिक रहा हूँ। अब जब मैं वापस मैदान में लौट आया हूँ और सैन्य शक्ति सौंप दी है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी मुझे उकसा सकता है। जो भी आने की हिम्मत करेगा उसे मरना होगा, और यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। उनका क्रोध बहुत अधिक था। जब उन्होंने द क्यूई की विशाल भूमि को देखा तो उन्हें लगा कि कौन इतनी लापरवाही से फेंग राज्य के ड्यूक के भवन को निशाना बनाने की हिम्मत करेगा, और ऐसा करने की शक्ति किसके पास होगी। फेंग मिंग को संदेह था, लेकिन उसने उसे व्यक्त नहीं किया। अचानक पूर्व दिशा से एक चीख गूंजी, एक नौकरानी की भयभीत आवाज। फोंग वान के सबसे बड़े चाचा फोंग शी तुरंत बाहर भागे और कुछ ही कदम चलने के बाद नजरों से ओझल हो गए। फेंग निवास के शेष 4 स्वामी फेंग जे, फेंग जिन, फेंग जेन और फेंग यिन तुरंत मुख्य द्वार के बाहर चले गए, चारों ओर देखने लगे। उनकी महिलाएं चौंक गईं, लेकिन घबराई नहीं। वे एक साथ इकट्ठी हो गईं और कांपने लगीं। फेंग मिंग ने कुछ बार खांसी की और अपनी पत्नी के सहारे धीरे धीरे खड़ा हो गया। जल्द ही फेंग निवास चीखों, युद्ध के शोर और तलवारों और ब्लेडों की टकराहट से गूंज उठा। छत पर बैठे फेंग वांग ने रहस्यमयी काले कपड़े पहने लोगों को कई दिशाओं से फेंग निवास में घुसते देखा। दुश्मनों की संख्या उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा थी, इसलिए उसने सबसे तेज गति से आगे बढ़ रहे काले कपड़े वाले व्यक्ति की ओर हमला किया। उसी समय फेंग हान्यू भी आगे बढ़ गया, जबकि जोजू पत्थर की मेज पर धैर्यपूर्वक बैठा हुआ इंतजार कर रहा था। नल काले कपड़े पहने एक व्यक्ति दीवार के ऊपर से उछलकर नीचे गिरा। उसने अपने दाहिने हाथ में एक लंबी कृपाण पकड़ी हुई थी और अपने चेहरे पर एक काला कपड़ा बांधा हुआ था, जिससे केवल उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं। उसकी नज़र आंगन में खड़ी 3 नौकरानियों पर पड़ी, जो उसे देखते ही डर के मारे चीखने लगीं और घर की ओर भाग गईं। बिना कुछ कहे काले कपड़े पहने व्यक्ति उन पर टूट पड़ा। वूश रात के सन्नाटे को चीरती हुई हवा के फटने की आवाज आई और काले कपड़े पहने व्यक्ति अचानक रुक गया। उसके पीछे दीवार के कोने पर एक कंकड़ दीवार पर गिरा, जो जमीन से टकराने से पहले अंगूठे के आकार का निशान बनाता हुआ नीचे गिरा। चांद की रोशनी में कंकड़ पर खून का धब्बा काला हो गया था। काले कपड़े पहने व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ा, उसका सिर जमीन पर जोर से टकराया। उसकी आंखें मौत की हालत में खुली हुई थीं, बंद होने को तैयार नहीं थीं। उसके माथे पर खून से लथपथ एक छेद हो गया था, जो भयावह रूप से भयावह था। उसकी बेजान पुतलियों में फेंग वान का प्रतिबिंब चमक उठा। एस्टेट की दीवार के साथ तेजी से दौड़ते हुए फेंग वान कभी कभी एक कंकड़ फेंक देता था, जिसे उसने पहले से तैयार कर रखा था। प्रत्येक कंकड़ आसानी से एक काले कपड़े पहने व्यक्ति की जान ले लेता था और फेंग निवास पर कहर बरपाता था। फेंग वान कभी कभी अपनी दिशा बदल लेता था और जहां कहीं भी काले कपड़े पहने लोग होते थे, वहां चला जाता था। कोई भी उसके प्रहार का सामना नहीं कर सकता था। फेंग निवास बहुत बड़ा था, शहर के भीतर एक शहर जैसा। काले कपड़े पहने लोग तितर बितर हो गए और फेंग वांग उन सभी को थोड़े समय में नहीं मार सका। उनके आने जाने के दौरान फेंग वांग ने भी दूरी पर नजर रखी। झो जू ने कहा था कि साधक के अलावा शाही शहर से 6 शिखर स्तर के स्वामी भी आक्रमण कर रहे थे। ये ध्यान देने योग्य बात थी कि फेंग निवास में कोई शिखर स्तर का स्वामी नहीं था। हजारों पारिवारिक रक्षकों और सैनिकों की मदद से भी 6 शिखर स्तर के स्वामी को मारना मुश्किल था। फेंग वांग ने पहले 6 शीर्ष स्तर के स्वामियों को मारने और फिर साधक से निपटने की योजना बनाई, जिससे फेंग निवास के हताहतों की संख्या कम हो सके। अचानक फेंग वांग ने एक दिशा में ऊर्जा का एक शक्तिशाली उछाल देखा, जिससे एक पूरा मचान ढह गया। वह तुरंत मुड़ा और उस ओर दौड़ा। झंकार तलवारों के टकराने के साथ ही फेंग हान्यू को पीछे हटना पड़ा। उसकी एड़ियों ने जमीन पर 2 लंबे निशान बना दिए। अचानक झुकते हुए उसने जमीन पर म्यान के सहारे खुद को संभाला और फिर आधे घुटनों के बल बैठ गया। अपने मुंह से बहते खून को रोकने में असमर्थ था। लड़ाई शुरू होते ही वह हार गया था। फेंग हान्यू के लंबे बाल थोड़े बिखरे हुए थे। कठिनाई से ऊपर देखते हुए उसकी आंखें भय से भर गईं। उसने अपने दांत पीसते हुए 2 शब्द उगल दिए, शिखर। रात के अंधेरे में ठंडी हवा की सीटी के साथ काले कपड़े पहने व्यक्ति ने फेंग हान्यू के सामने खड़े होकर महीन लोहे से बनी एक लंबी कृपाण पकड़ी। दूसरों से अलग उसने एक कांस्य मुखौटा पहना था, जिसमें केवल उसकी आंखें और नाक ही दिखाई दे रही थी। फेंग हान्यू को घूरते हुए नकाबपोश व्यक्ति ने कहा, इतनी कम उम्र में प्रथम श्रेणी के स्तर तक पहुंचना वास्तव में फेंग निवास से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का आना है। यह अफसोस की बात है कि आज रात आप जल्दी ही मर जाएंगे। उसने अपने दाहिने हाथ में लंबी कृपाण उठाई, जिससे ठंडी बर्फ निकलने लगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेंग हान्यू का चेहरा अनिच्छा से भरा हुआ था। इस रात से पहले वह पहले से ही एक शीर्ष स्तर के गुरु, उनके संप्रदाय के नेता और द क्यू मार्शल समुदाय में एक प्रसिद्ध ग्रैंड मास्टर से मिल चुका था। संप्रदाय के नेता ने एक बार उसका मार्गदर्शन किया था, जिससे उसे प्रथम श्रेणी के गुरु और शीर्ष स्तर के गुरु के बीच के अंतर का पूरा एहसास हुआ। उसके दिल में निराशा घर कर गई। फेंग निवास भले ही सैन्य पृष्ठभूमि वाले ड्यूक का हो, लेकिन उसका कोई शीर्ष स्तरीय गुरु नहीं था। उसके सबसे बड़े चाचा फेंग शी भी अधिकतम प्रथम श्रेणी के शीर्ष पर थे।
आप कौन हैं वास्तव में? पर्दे के पीछे से तार कौन खींच रहा है? फेंग हान्यू ने सख्ती से पूछा। जब वह खड़े होने के लिए संघर्ष कर रहा था, उसके हाथ में कीमती तलवार काम रही थी। वह भी अभी युद्ध में शामिल हुआ था और प्रतिद्वंद्वी की सच्ची क्यूई से पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुका था। फिर भी वह पीछे हटना नहीं चाहता था क्योंकि यह उसका घर था। नकाबपोश आदमी आगे बढ़ा। उसकी ब्लेड पर ठंडी रोशनी पड़ रही थी जो खंडहर के पास झिलमिला रही थी। जो मरने वाला है उसे सच्चाई जानने की जरूरत नहीं है। इस दुनिया की हर चीज जल्द ही आपके लिए अप्रासंगिक हो जाएगी। नकाबपोश व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, अपने हाथ में पकड़ी हुई लंबी कृपाण को एक कोण पर उठाते हुए। तलवार की धार पर जमी बर्फ और भी गहरी हो गई, जिससे उसकी छवि धुंध सी भाप में धुंधली हो गई। फेंग हान्यू ने अपनी म्यान एक तरफ फेंक दी और अपने मुंह के कोने से खून को ऊपर उठाए हाथ से पोंछा। तलवार की मुद्रा में आकर मौत से लड़ने के लिए तैयार हो गया। भले ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को मार न सके, फिर भी उसे कुछ चोट पहुंचाने की कोशिश करनी थी ताकि फेंग निवास के लिए अधिक समय मिल सके। ठीक उसी क्षण नकाबपोश आदमी अचानक रुक गया और जैसे ही फेंग हान्यू झिझक रहा था और उलझन में था, पीछे से एक परिचित लेकिन अपरिचित आवाज आई। तुम सही हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो मरने वाला है वह तुम हो सकते हो? फेंग हान्यू ने सहज ही अपना सिर घुमाया। उसकी परिधीय दृष्टि ने एक आकृति को देखा जो एक चौंके हुए हंस की तरह उसके पास से गुजर रही थी। ये फेंग वांग था। वह छायाहीन कदम का उपयोग करते हुए तेजी से वहां पहुंचा तथा अपने पीछे छवि छोड़ते हुए फेंग हान्यू और नकाबपोश व्यक्ति के बीच में खड़ा हो गया। फेंग वांग, जो अपने शरीर से लिपटा हुआ सफेद लबादा पहने हुए था, अब पहले से ज्यादा लंबा हो गया था और सुंदर दिखाई दे रहा था, हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी लड़कपन के निशान थे। उसके हाव भाव में परिपक्वता की झलक थी जो आम युवाओं में नहीं मिलती। नकाबपोश आदमी की नज़र फेंग वांग के दाहिने हाथ में म्यान पर पड़ी। अपनी आंखें सिकुड़ते हुए उसने कहा, शानदार फुटवर्क। तुम्हें इतनी कम उम्र में देखना वाकई बेमिसाल प्रतिभा है। तुम्हारी तुलना में तुम्हारे पीछे वाला व्यक्ति बिल्कुल साधारण है। ये सुनकर फेंग हान्यू ने इस पर ज्यादा विचार नहीं किया। वह केवल फेंग वांग की पीठ को देखता रहा। बेशक उसे अपने इस छोटे चचेरे भाई की याद थी, हालांकि कई वर्षों के अलगाव और उनके घर की आसनापदा के बाद उसे फेंग वांग के साथ फिर से जुड़ने का अवसर नहीं मिला था। अभी का फुटवर्क, उसने मार्शल आर्ट भी सीखा है। फेंग हान्यू ने आश्चर्य से सोचा। लौटने के बाद से उसने अपने पिता से फेंग वांग के अनुभवों के बारे में भी पूछा था। ये छोटा भाई हमेशा फेंग निवास में ही रहता था, तो उसने इतना उच्च स्तरीय फुटवर्क कहाँ से सीखा था? फेंग वांग ने नकाबपोश आदमी से आंखें मिलाईं और अचानक अपनी कीमती तलवार खींच ली। जैसे ही चमकदार ब्लेड म्यान से बाहर निकला, नकाबपोश आदमी की पुतलियां अचानक फैल गईं। उसकी बड़ी बड़ी आंखों के सामने एक तलवार बड़ी होती चली गई। उसने सहज ही अपनी कृपाण उठा ली। स्प्लेट, खून के छींटे पड़े। फेंग वांग नकाबपोश आदमी के पीछे से निकला। उसका दाहिना हाथ तलवार पकड़े हुए चांद की ओर तिरछा था। बिना पीछे मुड़े अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाते हुए उसने धीरे से कहा, मेरी मौजूदगी में तुम भी बिल्कुल साधारण हो। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री, एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 5-4 एक साधक की शक्ति _1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। 4 एक साधक की शक्ति _1 एड्स बाय पब फ्यूचर। 5 अध्याय 4 एक साधक की शक्ति _1। अनुवादक 54,96,90,339। धप, निराशा लाने वाले नकाबपोश व्यक्ति को जमीन पर गिरते देख फेंग हान्यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था। ऐसी अविश्वसनीय गति, वह किस प्रकार का फुटवर्क था? फेंग हान्यू आखिरकार एक बेहतरीन विशेषज्ञ था। पीछे से भी वह फेंग वांग की हरकतों को साफ साफ नहीं देख सकता था। वे बहुत तेज थे और तलवार की गति उससे भी तेज थी। उसने एक ही बार में एक उच्च स्तरीय गुरु को गिरा दिया था। फेंग हान्यू ने अचानक खुद से सवाल किया, क्या वह बहुत कमजोर था या फेंग वांग बहुत ताकतवर था? क्या ऐसा हो सकता है कि वह सचमुच प्रथम श्रेणी का गुरु नहीं था? फेंग वांग ने पलटकर नकाबपोश आदमी के शरीर पर तलवार की धार पहुंची। खून के धब्बे साफ होने के बाद ही उसने आखिरकार अपनी तलवार म्यान में रखी। उसने फेंग हान्यू की ओर देखा और कहा, अगर तुम अभी भी लड़ने में सक्षम हो तो जाओ और दुश्मन को मार डालो। उन शीर्ष स्तरीय मास्टर्स के अलावा तुम अभी भी बहुत मजबूत हो। बोलने के बाद फेंग वांग मुड़ा और चला गया। छाया रहित कदम उठाते हुए वह आंगन की दीवार को पार कर गया और रात में गायब हो गया। फेंग हान्यू ने एक गहरी सांस ली, तलवार को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया और दूसरी दिशा में चल दिया। अल्पविराम। फेंग निवास में अराजकता थी, पूर्ण अराजकता। हजारों की संख्या में घर के पहरेदार जगह जगह खड़े थे, रहस्यमयी काले कपड़े पहने लोगों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उन काले कपड़े पहने लोगों में से हर एक के पास युद्ध कौशल था। उनमें से सबसे कमजोर व्यक्ति भी कई दर्जन पहरेदारों से मुकाबला कर सकता था। शीर्ष स्तर के स्वामियों द्वारा उत्पन्न भारी खतरे की बात तो छोड़ ही दें। बूम! फेंग वांग के वरिष्ठ चाचा ने काले कपड़े पहने हुए लोगों में से एक के साथ हाथ मिलाया। दोनों ने ट्रू क्यूई में प्रतिस्पर्धा की।
उनके वस्त्र बेतहाशा लहरा रहे थे जैसे कि वे फटने वाले थे। पैरों के नीचे पत्थर की पटियाएं टूट गईं, फूल और पौधे बह गए और 10 कदम दूर एक पुराना पेड़ हिंसक रूप से कांप उठा। सोलर पाम फेंग शे वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। शीर्ष स्तरीय क्षेत्र में आधा कदम। यदि आप फैंग परिवार के वैद्य सबसे बड़े बेटे नहीं होते तो आपकी मार्शल आर्ट उपलब्धियां और भी अधिक होती। कितनी अफसोस की बात है। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने फैंग शी का सामना किया और उपहास किया। उसने भी एक मुखौटा पहना हुआ था, एक सफ़ेद ओपेरा मुखौटा जिस पर एक चालाक शातिर मुस्कान थी जो उसे रात के अंधेरे में एक शैतान की तरह दिखा रही थी। फैंग शी अपने जीवन के शिखर पर था, उसकी हथेलियां लोहे की तरह गर्म थीं। जब ट्रू क्यूई और ट्रू क्यूई के बीच टकराव हुआ तो उसकी हथेलियां लाल हो गईं, जिससे आसपास की जगह थोड़ी हिलती हुई सी दिखाई देने लगी। एक शीर्ष स्तरीय गुरु होने के बावजूद आप मुखौटे के पीछे छिपे रहते हैं। आप में मार्शल आर्टिस्ट जैसी हिम्मत नहीं है। अगर मुझ पर दया की जाए तो आप वाकई हंसने लायक हैं। फैंग शी ने ठंडी सांस ली और अपनी भुजाओं में ताकत लगाई। उसकी शक्तिशाली ट्रू क्यूई फूट पड़ी और दोनों आदमी एक साथ पीछे हट गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग शी 8 कदम पीछे हट गया जबकि दूसरा केवल 5 कदम पीछे हटा, जिससे असमानता का पता चला। इस दृश्य ने फैंग शी के दिल को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया। फैंग निवास में सबसे उच्च कुशल योद्धा के रूप में अगर वह अपने सामने वाले व्यक्ति को मात नहीं दे सका तो फैंग निवास को वास्तव में विनाश का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने पहले भी कई ऐसे व्यक्तियों को देखा था जिनकी चाल बहुत तेज थी, संभवतः वे सभी शीर्ष स्तर के स्वामी थे। वह बल जो फैंग निवास के खिलाफ इतने सारे शीर्ष स्तरीय स्वामियों को जुटाने में सक्षम है। फैंग शी की अभिव्यक्ति खराब हो गई। उसने अपनी हथेली की तकनीक बदली। ट्रू क्यूई उछली, हथेलियों से चिलचिलाती गर्मी निकल रही थी। रात की पृष्ठभूमि के खिलाफ यह विशेष रूप से हड़ताली लग रहा था। उसके सामने काले कपड़े पहने व्यक्ति के हाथ में कोई हथियार नहीं था, बल्कि उसने अपना दाहिना पैर उठा रखा था। उसका पूरा शरीर तनाव में था, जिससे उसे दबी हुई शक्ति का रोमांचकारी एहसास हो रहा था। दोनों व्यक्तियों ने एक क्षण के लिए आंखें मिलाईं, फिर एक दूसरे पर उग्रता से हमला कर दिया। बैंग बैंग बैंग। जब वे नज़दीकी लड़ाई में लगे हुए थे तो फैंग शी ने अपनी हथेलियों का इस्तेमाल किया, जो भयंकर और शक्तिशाली थी, मानो एक बार 10 ताकतों को परास्त कर सकता हो। काले कपड़े पहने व्यक्ति के पैर फुर्तीले थे, उसके पैर तेज कोड़ों की तरह थे। फैंग शी की तकनीकों का सामना करते हुए उसने अपने पैरों से हर हरकत का मुकाबला किया। उसकी गति हवा की तरह थी, उसकी गति गड़गड़ाहट की तरह थी जो आंगन में धूल और कंकड़ उड़ा रही थी। ऊर्जा की हिंसक धाराओं ने चारों ओर तबाही मचा दी थी। प्रांगण के बाहर खड़े पहरेदार उन्हें भयभीत होकर देख रहे थे। वे फैंग शी की सहायता करना चाहते थे लेकिन हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं ढूंढ पा रहे थे। सैकड़ों लोग प्रांगण को घेरे हुए थे, दीवारों पर भी कतार में खड़े थे। उन्होंने तीर धनुष बनाए लेकिन उनकी आंखें काले कपड़े पहने लोगों की हरकतों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थीं। फैंग निवास पर इस तरह के युद्ध के मैदान सिर्फ कुछ ही नहीं थे। प्रांगण, गलियारे, बगीचे और यहाँ तक कि छतें भी संघर्षरत आकृतियों से भरी हुई थीं। जबकि फैंग निवास में बहुत से मार्शल आर्ट विशेषज्ञ नहीं थे, वहाँ बहुत से प्रशिक्षित परिवार के सदस्य और गार्ड थे। आखिरकार फैंग मेंग एक प्रसिद्ध ड्यूक था जो युद्ध के मैदान से विजयी हुआ। द क्यू राजवंश की स्थापना के समय शीर्ष 10 जनरलों में शुमार था। उसका प्रभाव इस हद तक बढ़ गया था कि वह अकेले ही पूरी सेना की कमान संभाल सकता था। भले ही फैंग मेंग ने अपनी सैन्य शक्ति त्याग दी थी, लेकिन उसकी हड्डियों में समाई हुई अदम्य भावना फैंग निवास के माध्यम से आगे बढ़ती रही। फैंग शी के अलावा काले कपड़े पहने लोग अन्य लड़ाइयों में बढ़त हासिल कर रहे थे। हथियारों का समूह सभी मार्शल आर्ट में अत्यधिक कुशल थे। संख्या में कम होने के बावजूद वे खुद को आसानी से संभाल लेते थे और हर पल फैंग निवास के सदस्य अपनी मौत का सामना करते थे। हत्या की मंशा और आतंक ने फैंग निवास को घेर लिया। फैंग वांग के पास मिथकों के समान मार्शल आर्ट कौशल था, फिर भी वह एक साधारण मनुष्य था। वह खुद को गुनाह नहीं कर सकता था। जैसे जैसे वह तेजी से आगे बढ़ता गया, उसके हाथों मरने वाले काले कपड़े पहने लोगों की संख्या बढ़ती गई। एक व्यक्ति ने फैंग निवास की सबसे ऊंची इमारत के ऊपर से इस दृश्य को देखा। एक टावर जो परिवार की सभी संग्रहित पुस्तकों से भरा हुआ था, वह टावर के शिखर पर खड़ा था, रात के अंधेरे में विलीन हो गया। ये किंगई दाववादी था। युद्ध कौशल में कोई कमी नहीं है, योद्धाओं में उनकी गिनती शीर्ष स्तर के योद्धाओं में होती है। अगर मैं नहीं आता तो शायद प्रधानमंत्री की योजनाएं विफल हो जातीं। किंगी ताओवादी का मुंह ऊपर की ओर मुड़ गया, उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलक रहा था। जो लोग युद्ध कला का अभ्यास करते थे वे तो केवल मनुष्य थे। सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। उन्होंने साधना का अभ्यास किया। किंगी दाओवादी ने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी आस्तीन से एक पीला तावीज़ निकला जो उसकी हथेली के ऊपर मंडरा रहा था। तावीज़ से एक चमक निकली जिसने उसके चेहरे को रोशन कर दिया। तभी किंगी दाओवादी ने एक निश्चित स्थान की ओर देखा। उसकी निगाहों का अनुसरण करते हुए एक लाल रंग की आकृति एक पुराने पेड़ के ऊपर खड़ी दिखाई दी जो दूर से उसे देख रही थी। जोहजू पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। किंगी दाओवादी को देखते हुए जोहजू की आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं और उनमें एक भयानक हत्या का इरादा झलक रहा था। ये वही है। इन 7 दिनों में उसे लगातार एक अवास्तविक अनुभूति होती रही। उसे डर था कि यह सब एक सपना या एक भ्रमपूर्ण क्षेत्र था।
जब उसने अपनी यादों की गहराई में उस आकृति को देखा जिसने उसे निराशा में डाल दिया, तो उसे आखिरकार लगा कि उसका वास्तव में पुनर्जन्म हुआ है। घृणा, मारने का इरादा, अभी भी उत्साह का कुछ अंश बाकी था। किंगई दाओवादी ने जोल जू की नज़र को महसूस किया और मदद नहीं कर सका, लेकिन भौहें सिकोड़ लीं। किसी कारण से जोल जू ने उसे बहुत खतरे का एहसास कराया। उसकी पहली प्रतिक्रिया ये थी कि दूसरा पक्ष भी एक साधक था, लेकिन करीब से निरीक्षण करने पर दूसरे पक्ष में साधक की आभा या जादुई कलाकृतियां नहीं थीं। किंगी ताओवादी तुरंत उछल पड़ा, जैसे कोई ग्रे ईगल रात के आकाश में उड़ रहा हो, और उसने जोल जू पर हमला बोल दिया। जोल जू ने तुरंत पेड़ से छलांग लगाई और रात में गायब हो गया। किंगी दाओवादी के लिए असीम रात दिन के उजाले की तरह थी और वह जल्दी से जोल जू के पास पहुंच गया। किंगी दाओवादी ने अपने पैर की उंगलियों से आंगन की दीवार को हल्के से छुआ। वह एक निगल की तरह फुर्तीला था। अभी भी हवा में रहते हुए उसने अपने दाहिने हाथ से अपने घोड़े की पूंछ को घुमाया। जोल जू की ओर बढ़ा। लगभग एक पल में जोल जू ने अचानक पलटकर 5 उड़ते हुए तीर फेंके, जो सभी अलग अलग चापों का वर्णन करते हुए किंगी दाओवादी की ओर बढ़े। किंगी ताओवादी की भौहें उठ गईं और उसकी आंखों में हत्या की मंशा तीव्र हो गई। अल्पविराम, टकराना, एक व्यक्ति ने आंगन की दीवार को तोड़ दिया, जिससे मलबा उड़ गया। वह पत्थर के रास्ते पर मिट्टी के ढेर की तरह गिर गया। उसके हाथ पैर अस्वाभाविक रूप से मुड़ गए। एक भयावह दृश्य। फैंग वांग ने अपना लटका हुआ दाहिना पैर वापस खींच लिया और अपने सामने पड़ी लाश को ठंडे भाव से देखा। इस रात उसने पहली बार किसी को मारा था, लेकिन उसे कोई तकलीफ नहीं हुई क्योंकि उसने फैंग निवास के कई लोगों को, जिनमें उसके कुछ रिश्तेदार भी शामिल थे, भयानक तरीके से मरते देखा था। नफरत ने उसके दिमाग पर कब्जा कर लिया था। वह पहले ही 37 काले कपड़े पहने व्यक्तियों को मार चुका था, जिनमें से सबसे कमजोर लोग दूसरे दर्जे के विशेषज्ञ थे, जिनमें 3 शीर्षस्थ उस्ताद भी शामिल थे। उसके प्रदर्शन को उसके परिवार के कई सदस्यों और नौकरों ने देखा था, लेकिन फैंग निवास अभी भी खतरे में था और किसी के पास उसके पराक्रम पर आश्चर्य करने का समय नहीं था। उसकी आंखें केवल दुश्मन को मारने पर केंद्रित थीं। वह मुख्य हॉल की ओर बढ़ा जहां उसके माता पिता थे। वह उनकी सुरक्षा के डर से वहां जा रहा था। एक मार्शल आर्ट मिथक की ताकत के साथ फैंग वांग अपने सच्चे क्यूई का उपयोग किए बिना अपने सामने आने वाले सभी काले कपड़े पहने लोगों को मारने में सक्षम था, हमेशा इसे बचाता था और सबसे क्रूर चालों के साथ दुश्मनों के जीवन को समाप्त करता था। ये बहुत पहले की बात नहीं है। फैंग वांग मुख्य हॉल के पास पहुंचे। वहां करीब 500 नौकर पूरे प्रांगण को घेरे हुए थे और वहां पहले से ही काले कपड़े पहने 1 दर्जन से अधिक लोगों की लाशें पड़ी थीं। धूल से लथपथ फैंग वांग आया। उसके सफ़ेद कपड़े खून से भीगे नहीं थे। सभी नौकरों ने उसे पहचान लिया और उसके लिए रास्ता बना दिया। मुख्य हॉल के सामने पहुंचकर जब उसने देखा कि उसके माता पिता अभी भी जीवित हैं, तो फैंग वांग ने राहत की सांस ली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वांगर, जल्दी यहाँ आओ, बाहर खतरा है। उसे देखकर फैंग वांग की मां लेडी जियांग ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और उसे बुलाया। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर फैंग यिन ने भी राहत की सांस ली। वह बोलने ही वाला था कि अचानक पश्चिम से एक तेज आवाज आई, जिससे सभी ने अपना सिर घुमा लिया। फैंग वांग भी देखने के लिए मुड़ा। उसके चेहरे पर सुनहरी रोशनी की एक झलक दिखाई दी। उसकी पुतलियां प्रतिक्रिया में फैल गईं। यदि वह ऐसा था तो अन्य लोग तो और भी अधिक ऐसे ही थे। उनके मुंह खुले हुए थे और वे अचंभित थे, मानो उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पश्चिम की ओर इमारतों के बीच से उठती हुई सुनहरी रोशनी के बीच एक आकृति चांद की पृष्ठभूमि के सामने सुनहरी रोशनी को थामे हुए लटकी हुई थी। फैंग वांग की असाधारण दृष्टि से वह आकृति का असली रूप स्पष्ट रूप से देख सकता था। यह एक किंगी दाओवादी था जो एक पैर पर लकड़ी की तलवार के ऊपर खड़ा था। उसके दाहिने हाथ में घोड़े की पूंछ का एक झाड़ू था। उसका बायां हाथ उसके सिर के ऊपर उठा हुआ था और उसके हाथ में एक पीला तावीज था जो लगातार सुनहरी रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, जो शानदार और आकर्षक था। वह क्या है? ये कैसे संभव है? कोई व्यक्ति हवा में कैसे खड़ा हो सकता है? ये भूत है। भूत हमारे फैंग निवास को नष्ट करने आया है। यह जरूर कोई चाल होगी। यहाँ तक कि एक शीर्ष मार्शल आर्ट विशेषज्ञ भी हवा में लटके हुए खड़े नहीं रह सकता। अगर यह एक भ्रम होता तो आज रात इतने सारे विशेषज्ञ फैंग निवास पर हमला क्यों करते? फैंग निवास के आसपास के लोग कोलाहल में थे। एक अवर्णनीय आतंक फैल रहा था। यहाँ तक कि हथियारों से लैस नौकर भी भयभीत थे। कुछ तो पहले से ही घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। फैंग वांग ने तुरंत किंगी दाओवादी की दिशा में कदम बढ़ाए। लेडी जियांग ने यह दृश्य देखा। वांगर, तुम क्या कर रहे हो? लेडी जियांग चिल्लाई, जिससे कई लोगों का ध्यान फैंग वांग की ओर गया। फैंग वांग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि बस अपने हाथ में तलवार उठाए और हवा में छलांग लगाई। एक चट्टान की तरह उड़ते हुए 10 फीट ऊंची छलांग लगाई और दूर की छत पर उतरते हुए आगे की ओर भागा। इस दृश्य को देखकर फैंग परिवार के कई सदस्य आश्चर्य में पड़ गए। तीसरे बेटे फैंग जिन ने आश्चर्य से कहा, 5वें भाई वांग एर का हल्कापन कौशल अविश्वसनीय है। यहाँ तक कि हमारा सबसे बड़ा भाई भी इतनी ऊंची छलांग नहीं लगा सकता था। फैंग यिन स्तब्ध था। फैंग वांग की दूर होती हुई आकृति को घूर रहा था। वह लंबे समय तक अपनी विस्मय से बाहर नहीं आ सका। फैंग मिंग, जो परिवार का मुखिया था, किंगी दाओवादी को ध्यान से देख रहा था। उसका ध्यान फैंग वांग की ओर से नहीं हटा। ये पहली बार था जब उसका चेहरा इतना भयानक लग रहा था और उसने धीरे से 3 शब्द फुसफुसाए जो केवल उसे ही सुनाई दे रहे थे। कृषक, अल्पविराम।
क्षतिग्रस्त प्रांगण में जो जू थोड़े बिखरे बालों के साथ अपने ऊपर ऊंचे किंगी दाववादी को देख रही थी। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, उसका बायां हाथ स्पष्ट रूप से उखड़ गया था, गीला लटका हुआ था। लड़की, इतना अत्याचारी जहर यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता। तुम किस संप्रदाय से हो? क्या ये ग्रीन सिकाडा वैली हो सकती है? किंगई दाववादी ने जो जू को उदासीनता से देखते हुए ठंडे स्वर में पूछा। जो जू ने अपनी भौहें कसकर सिकोड़ लीं और ठंडे स्वर में कहा, तुम अभी भी अपने शरीर पर क्या खजाने छिपा रही हो? ये सुनते ही किंगी दाववादी की पुतलियों में एक भयंकर चमक आ गई और उसकी हत्या करने की मंशा बेकाबू हो गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, बात करने को तैयार नहीं तो मर जाओ। उसने अपने हाथ में पकड़े पीले तावीज को जोर से जो जू की ओर मोड़ा, उसमें से अनगिनत सुनहरी किरणें फूट पड़ीं जो जू की ओर तेजी से बरसने लगीं। जू तुरंत एक तरफ कूद गई, लेकिन सुनहरी किरणें अभी भी तेज थीं। कई बार चकमा देने के बाद उसे इस शरीर की सीमाओं का एहसास हो रहा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास 2 उल्लेखनीय जादुई कलाकृतियां होंगी। ऐसा लगता है कि उसकी पहचान उतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। जू को अपने दिल में डूबने जैसा एहसास हुआ। क्या उसे वह चाल चलनी पड़ेगी? जैसे ही वह वार करने वाली थी, एक हाथ उसके कंधे पर लिपट गया और एक बहुत बड़ी ताकत ने उसे सुनहरी किरणों के हमले से दूर खींच लिया। सुनहरी रोशनी की किरणें जमीन पर गिरी, आंगन की दीवारों, पत्थर की पट्टियों और पेड़ों के तनों को भेदती हुई, बेहद तेज। जू ने अपना सिर घुमाया और फैंग वान के युवा रूप की एक झलक देखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन प्रायोजित सामग्री, एक प्लांट विधि जो दुश्मन की लड़ाई में आपका साथ दे सकती है। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 6-5 उसे मारा नहीं जा सकता _1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। 5 उसे मारा नहीं जा सकता _1। एड्स बाय पब फ्यूचर 6 अध्याय 5 उसे मारा नहीं जा सकता _1। अनुवादक 54,96,90,339। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम उसके मुकाबले में नहीं हो। जू ने दांत पीसते हुए कहा। अपने पुनर्जन्म के 7 दिन बाद अपने दत्तक माता पिता के अलावा उसे भी फैंग वान के लिए थोड़ा स्नेह महसूस हुआ और वह आज रात यहाँ दफनाए गए युवक को देखना नहीं चाहती थी। फैंग वान ने जू को एक हाथ में थाम लिया और छाया रहित कदम उठाया, लगातार अपने पैरों को बदलते हुए उस पर हमला करने वाली सुनहरी रोशनी की किरणों से बचते रहे। वह सीधे भागा नहीं, बल्कि क्षेत्र में आगे पीछे घूमता रहा। हो सकता है मैं न हूं, लेकिन क्या अब तुम्हें यकीन है कि तुम हो? फैंग वान ने अपनी बाहों में लेटे जू की ओर नहीं देखा। उसने शांति से उत्तर दिया, अपनी नज़र हवा में खड़े किंगी दाववादी पर स्थिर रखी। जू चुप हो गया, जवाब देने में असमर्थ। उस समय किंगी दाववादी का हमला रुक गया और फैंग वान एक टूटी हुई दीवार पर गिर गया। जू स्वाभाविक रूप से उसके हाथ से फिसल गया और उससे बहुत ही संतुलित दूरी बनाए रखी। क्या ये कोई जादू है? साधना जगत का सबसे निचला स्तर इतना शक्तिशाली है, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? फैंग वान ने किंगी दाववादी को घूरते हुए धीमी आवाज में पूछा। उन सुनहरी किरणों की मारक शक्ति भयानक थी। पहले चकमा देते समय फैंग वान को खतरे का अभूतपूर्व एहसास हुआ और वह लापरवाह होने की हिम्मत न करते हुए हाई अलर्ट पर था। जू ने गहरी सांस ली और कहा, उसका क्षेत्र वास्तव में साधना जगत में सबसे निचला है, लेकिन 2 जादुई कलाकृतियों का उपयोग करते हुए वह अपने क्षेत्र में प्रथम श्रेणी का विशेषज्ञ माना जाता है। हालांकि अपनी आध्यात्मिक शक्ति के साथ वह लगातार उस तरह के हमले का उपयोग नहीं कर सकता है जैसा आपने अभी देखा। ये सुनकर फैंग वान को तुरंत स्थिति का अंदाजा हो गया। उनकी चौकस निगाह के नीचे ऊंचे और शक्तिशाली किंगी दाववादी नीचे उतरे, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि हवा में खड़े रहना हालांकि ठंडा था, लेकिन काफी थका देने वाला था। आप कौन हैं? किंगी दाववादी ने फैंग वान को गौर से देखा और गहरी आवाज में पूछा। फैंग वान की तलवारबाजी किसी भी मार्शल आर्ट विशेषज्ञ से अलग थी जिसे उसने पहले देखा था, यहाँ तक कि क्यूई साधना क्षेत्र में अधिकांश साधकों से भी बेहतर थी। वह उस समय फैंग वान की पहचान नहीं देख पा रहा था, लेकिन जू के जहर ने उसे यकीन दिला दिया कि वह एक साधक थी। फैंग वान ने अपनी तलवार उठाए और कहा, क्या दूसरों की पहचान पूछने से पहले किसी को अपना परिचय नहीं देना चाहिए? किंगी दाववादी ने यह सुनकर ठंडी मुस्कान दिखाते हुए कहा, तो फिर मुझे देखना है कि तुम्हें प्रतिरोध करने की हिम्मत कैसे हुई। वह अचानक फैंग वान और जू की ओर बढ़ा। उसकी गति सामने वाले काले कपड़े पहने व्यक्तियों की तुलना में बहुत तेज थी। फैंग वान पीछे नहीं हटा, बल्कि आगे बढ़ा और अपनी तलवार किंगी दाववादी पर गिरा दी। दोनों तीर की तरह तेजी से आगे बढ़े और पलक झपकते ही वे एक दूसरे से 7 कदम की दूरी पर पहुंच गए। फैंग वान ने वार करने के लिए अपनी तलवार घुमाई, जबकि किंगी दाववादी ने अपना शरीर झुकाया और अपनी घोड़े की पूंछ वाली मूंछ लहराई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इतनी तेजी? दोनों ने एक ही समय में ये सोचा। फैंग वान साधक की त्वरित शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर आश्चर्यचकित था, जबकि किंगी दाववादी उसके पैरों की हरकतों से चकित था। ये युवक क्यूई साधना क्षेत्र के किस स्तर पर है? एक दूसरे की चालों से बचते हुए उन्होंने एक भयंकर और तेज द्वंद्व युद्ध शुरू कर दिया। आंगन में एक दूसरे पर हमला किया, धूल और पत्थर उड़ाए।
थोड़े समय में कोई भी दूसरे को घायल नहीं कर सका। फैंग वांग और किंगी दाओवादी को बराबरी से लड़ते देख झोउ जू बहुत दुखी हुई। उसे एहसास हुआ कि उसने इस युवक को कमाका था। इतनी ताकत के साथ वह क्यूई साधना क्षेत्र के 7वें या 8वें स्तर के साधकों से मुकाबला कर सकता है, फिर भी वह केवल एक योद्धा है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मार्शल आर्ट के पौराणिक क्षेत्रों तक पहुंच गया है? झोउ जू को मन ही मन आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे फैंग वांग की उम्र का स्पष्ट ज्ञान था। 16 साल की उम्र में इतना शक्तिशाली होना, ऐसी समझ और प्रतिभा तो अतिशयोक्तिपूर्ण थी। यद्यपि मार्शल आर्ट और साधना के मार्ग भिन्न हैं, फिर भी उनमें कुछ समानताएं हैं और मार्शल आर्ट में प्रतिभाशाली व्यक्ति में साधना के लिए प्रतिभा की कमी नहीं होगी, विशेष रूप से समझ के मामले में। झोउ जू के मन में फैंग वांग के लिए प्रशंसा बढ़ती गई और उसी समय फैंग निवास के कुछ शीर्ष विशेषज्ञ तुरंत वहां पहुंचे। जब उन्होंने फैंग वांग और किंगी दाओवादी के बीच लड़ाई देखी तो वे सभी सहज रूप से अपने रास्ते पर रुक गए। सफ़ेद वस्त्र पहने फैंग वांग रात के आसमान के नीचे अपनी तलवार चमकाते हुए एक भूत की तरह तेज था, जबकि किंगी दाओवादी एक सारस की तरह फैंग वांग की तुलना में धीमा लग रहा था, लेकिन हमेशा आसानी से उसके हमलों से बचने में कामयाब रहा। इतनी तेजी, क्या ये गति मानवीय रूप से संभव है? क्या ये यंग मास्टर फैंग वांग है? किसने सोचा होगा कि हमारे 13वें युवा मास्टर के मार्शल कौशल इतने उन्नत थे? मैंने आहू से सुना है कि 13वें युवा मास्टर ने कई विशेषज्ञों को मार डाला है। वह आदमी इंसान है या भूत? ऐसा लगता है जैसे वह तैर रहा है। युवा मास्टर फैंग वांग का ध्यान भटकाने के लिए हम जल्दबाजी में कोई कदम न उठाएं। फैंग निवास के विशेषज्ञों ने आपस में चर्चा की, जिसमें फैंग वांग के कबीले के सदस्य भी शामिल थे। वे सबसे ज्यादा हैरान थे, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि फैंग वांग इतना शक्तिशाली हो सकता है। किंगी ताओवादी ने अपनी घोड़े की पूंछ की छड़ी का इस्तेमाल किया और फैंग वांग की कीमती तलवार पर प्रहार किया, जिससे एक जबरदस्त बल भेजा गया जिसने फैंग वांग को पीछे धकेल दिया। आध्यात्मिक शक्ति के बिना क्या यह संभव है कि आप केवल मार्शल आर्ट में कुशल हैं और आप तकनीकों में विशेषज्ञ हैं? किंगी ताओवादी ने ठंडे स्वर में कहा। फैंग वांग ने ट्रू क्यूई का इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि लड़ने के लिए पूरी तरह से अपनी तलवारबाजी और पैरों पर निर्भर था। ये पहली बार था जब उसने इतनी मेहनत से लड़ाई लड़ी, जिसमें शरीर और दिमाग दोनों ही तना हुआ था। उसने साधकों को कमतर आंका था, ये सोचकर कि वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते हैं और हो सकता है कि उनके पास योद्धाओं की तुलना में कमजोर शारीरिक विशेषताएं हों। हालांकि अब मुखों का आदान प्रदान करने के बाद उसे किंगी दाओवादी की ताकत का एक निश्चित अंदाजा हो गया था। किंगी ताओवादी ने अपना बायां हाथ उठाया, पीले तावीज ने फैंग वांग की ओर सुनहरी रोशनी की धारियां छोड़ी, जिसने तुरंत चकमा दे दिया। फैंग निवास से अधिकाधिक शीर्ष विशेषज्ञ पहुंचे, जिनमें पहले से घायल फैंग हान्यू भी शामिल थे। जब उन्होंने किंगी ताओवादी को जादुई कलाकृतियों का उपयोग करते देखा तो वे सभी चौंक गए थे, और अब पीले तावीज के चमत्कारी प्रभावों को करीब से देखकर वे और भी अधिक भयभीत हो गए थे। जादूगर, एक लंबी छड़ी पकड़े हुए अधेड़ उम्र के नौकर ने कांपती हुई भय से भरी आवाज में कहा। फैंग हान्यू फैंग वांग का समर्थन करने जाना चाहता था, लेकिन उसके पिता फैंग जे ने उसे रोक दिया। फैंग जे ने गंभीर भाव से कहा, तुम उनकी लड़ाई में भाग नहीं ले सकते। उसके अंदर सदमे की लहरें उमड़ पड़ीं। उसने कई सालों तक दूर दूर तक यात्रा की थी, मार्शल दुनिया के कई महान संप्रदायों का दौरा किया था, लेकिन ऐसी दुष्ट कलाएं कभी नहीं देखी थीं। अचानक उसे एक किंवदंती याद आ गई जो उसने बहुत समय पहले सुनी थी। ये किंवदंती उन साधकों के बारे में है जो पहाड़ों और 5 पवित्र चोटियों के भीतर रहते थे, तथा जो साधारण दुनिया द्वारा प्रचलित मार्शल आर्ट के निर्माता थे। फैंग हान्यू ने फैंग वांग को लगातार सुनहरे किरणों से बचते हुए देखा। उसके पैरों की हरकतें और मुद्रा उसके दिल में जटिल भावनाओं को भर रही थी, प्रशंसा के साथ साथ स्वीकार करने की अनिच्छा भी मिश्रित थी। बचपन से ही वह अपने छोटे चचेरे भाई के लिए प्रशंसा रखता था, क्योंकि फैंग वांग बहुत कुछ जानता था, हमेशा ऐसी बातें कहता था जो उसे चकित कर देती थीं। भले ही वह कई सालों तक मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए चला गया था, फैंग हान्यू अक्सर अपने चचेरे भाई के बारे में सोचता था, हमेशा महसूस करता था कि फैंग वांग बड़ा होकर एक असाधारण व्यक्ति बनेगा। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि फैंग वांग मार्शल आर्ट में इतने असाधारण स्तर तक पहुंच जाएगा। जिस बात ने उसे अनिच्छुक महसूस कराया वह ये नहीं था कि फैंग वांग उससे अधिक शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि वह फैंग वांग की मदद नहीं कर सकता था। फैंग वांग ने जल्दी से सुनहरी किरणों से बचते हुए किंगी ताओवादी के पास पहुंच गया, जिसने ये देखने के बावजूद कि पीला तावीज फैंग वांग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, घबराया नहीं और अपनी कठोर अभिव्यक्ति बनाए रखी। जब फैंग वांग किंगी ताओवादी से 8 कदम से भी कम दूरी पर था तो उसने अपनी बहुमूल्य तलवार फेंक दी। उसका वार इतना जोरदार था कि तलवार उसके हाथ से छूटते ही किंगी ताओवादी को छेदने ही वाली थी। हालांकि एक झनकार के साथ तलवार विक्षेपित हो गई। फैंग वांग की आंखों के सामने पीली रोशनी की एक चमक दिखाई दी। उसने देखा कि किंगी दाओइस्ट का शरीर एक सुनहरे रंग की चमक में बदल गया, जैसे कि एक हल्के कवच का सूट जिसने उसकी तलवार को विक्षेपित कर दिया हो। करीब से निरीक्षण करने पर फैंग वांग ने देखा कि किंगी ताओवादी की छाती पर एक पीले रंग के ताबीज का किनारा जल रहा था और उसमें से एक प्रकाश निकल रहा था जो उसके पूरे शरीर को ढक रहा था। फुटपाथ, फुटपाथ, फुटपाथ। हवा में एक साथ कई तरह की ध्वनियां गूंजने लगी जब 6 चांदी के तीर फैंग वांग के कानों के पास से होते हुए सीधे किंगी ताओवादी की ओर उड़े।
इस बार किंगी ताओवादी ने अपनी जगह पर खड़े रहने का प्रयास नहीं किया, बल्कि एक तेज गति से चकमा दे दिया। जमीन पर गिरने से पहले ही उसने तेजी से एक जादू कर दिया। उसकी घोड़े की पूंछ जैसी मूंछ हिलने लगी, जिससे कहीं से भी सांप जैसी बिजली की चमक पैदा होने लगी, जो लगातार फैंग वान की ओर प्रहार करने लगी। फैंग वान ने बचने के लिए छलांग लगाए, क्योंकि बिजली के बोल्टों ने चांदी के तीरों को तोड़ दिया और जमीन पर जोरदार धमाके के साथ गिरे। वे अविश्वसनीय विनाशकारी शक्ति के साथ पृथ्वी को भेदते हुए निकल गए। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि जोऊ जू युद्ध में शामिल हो गई थी। अब किंगी दाओवादी का सामना कर रही थी, एक खंजर लेकर। उसकी फुर्तीली हरकतों ने किंगी दाओवादी के लिए उसे झटकना असंभव बना दिया था। सिर्फ 7 दिनों के लिए पुनर्जन्म लेने के बाद भी उसके पास ऐसा कौशल है। फैंग वांग मन ही मन आश्चर्यचकित था। अपने पुनर्जन्म से पहले जोऊ जू एक कमजोर महिला थी जो अपने घर तक ही सीमित रहती थी, लेकिन अब उसकी कुशलताएं सामान्य शीर्षस्थ विशेषज्ञों से भी बढ़कर हो गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि जोऊ जू ने भी उसकी तरह छोटी उम्र से ही गुप्त रूप से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण लिया हो? किंगी दाओवादी ने फिर से अपना बिजली का जादू चलाया और उनकी निकटता के कारण जोऊ जू, जिसकी चपलता फैंग वांग से मेल नहीं खाती थी, को चकमा देते समय पीठ में चोट लगी, जिससे खून बहने लगा। फिर अपनी आस्तीन को लहराने के साथ हल्के हरे रंग का पाउडर फैल गया, जिसने तुरंत किंगी दाओवादी को घेर लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जैसे ही जोऊ जू जमीन पर गिरी, उसने तुरंत फैंग वांग की ओर देखा। उसके इरादे को समझते हुए फैंग वांग ने छाया रहित कदम उठाया और तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी हथेली उठाई और आगे की ओर वार किया। उसकी उभरी हुई सच्ची क्यूई में ड्रैगन की दहाड़ थी, जिससे ड्रैगन के आकार की सच्ची क्यूई बहुत अधिक बल के साथ निकली, जो किंगी दाओवादी से टकराए और उसे उड़ा दिया। किंगी दाओवादी टूटे हुए पतंग की तरह उछला, खंडहरों में दुर्घटनाग्रस्त होने से पहले दसियों मीटर ऊपर उड़ गया। क्या ये वह सच्चा ड्रैगन पाम है जिसने एक बार मार्शल दुनिया में अपने लिए एक दुर्जय नाम बनाया था? फैंग जे की आंखें अविश्वसनीय विस्मय में फैल गईं, जबकि उसके बगल में फैंग हान्यू भी उतना ही भावुक हो गया। ट्रू ड्रैगन पाम कोई बहुत दुर्लभ तकनीक नहीं थी, जो पैसे खर्च करने के लिए तैयार लोगों के लिए आसानी से उपलब्ध थी, फिर भी इसमें महारत हासिल करना बेहद मुश्किल था। आज की मार्शल दुनिया में कोई भी ट्रू ड्रैगन पाम को पूरी तरह से विकसित नहीं कर सकता। फैंग वांग ने अपनी हथेली वापस खींची और तेजी से जोऊ जू की तरफ बढ़ा। उसके नीचे खून का एक तालाब बन गया था, जो बहुत दुखद दृश्य था। फैंग वांग के बोलने का इंतजार किए बिना जोऊ जू ने अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को सहारा दिया और अपने आलिंगन से एक छोटा सा कागज का पैकेट निकाला। उसकी आवाज़ कांप रही थी, एक मार्शल कलाकार की सच्ची क्यूई उसे नहीं मार सकती। मेरे विशेष रूप से बनाए गए जहर का उपयोग करें, इसे उसके घावों पर छिड़कें और यह उसके शरीर के भीतर आध्यात्मिक शक्ति को लगातार नष्ट कर सकता है। फैंग वांग ने जहर नहीं लिया, बल्कि पूछा, अगर यह उसे मार नहीं सकता तो क्या यह उसे घायल कर सकता है? जोऊ जू ने भौहें सिकुड़ते हुए जवाब दिया, बेशक ये हो सकता है। वह सिर्फ क्यूई साधना क्षेत्र का एक साधक है। बस अभी यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है। धमाका। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, पीछे से एक गगनभेदी गर्जना आई, जिसके बाद प्रचंड हवा चलने लगी। फैंग वांग ने शोर की ओर आंखें सिकोड़कर देखा और जोऊ जू ने भी अपना सिर घुमाया, केवल ये देखने के लिए कि खंडहरों से काली क्यूई निकल रही थी, जबकि एक काला झंडा ऊपर की ओर बढ़ रहा था, जो चट्टानों और छर्रों जैसे तैरते मलबे से घिरा था, जिसमें भूतिया आत्माओं की स्पष्ट आकृतियां थीं। जैसे ही काला झंडा आसमान में लहराया, किंगी दाओवादी लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके बाल बिखरे हुए थे, वह खून से लथपथ था, उसके कपड़े फटे हुए थे, वह पूरी तरह से फटा हुआ दिख रहा था। वे घाव अब खुलेआम काला खून बहा रहे थे, रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसकी नज़र फैंग वांग पर टिकी हुई थी। वह गुस्से से चिल्लाया, नाशवान, तुमने मुझे घायल करने की हिम्मत कैसे की? ट्रू ड्रैगन पाम से मारे जाने के बाद उन्हें पूरी तरह से पुष्टि हो गई थी कि फैंग वांग एक साधक नहीं बल्कि सिर्फ एक योद्धा था। ये तथ्य कि वह एक योद्धा द्वारा घायल हो गया था, किंगी दाओवादी को बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। क्रोध से जलते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया। उसके सिर के ऊपर काला झंडा उसके पीछे चल रहा था। भूतिया चीखों की लहरें हवा में भर गईं, जिसने फैंग निवास को आतंक की रात में डुबो दिया। यह आत्मा जलाने वाला बैनर है, आपको इसके भूत क्यूई के संपर्क में नहीं आना चाहिए, अन्यथा यह आपके मन और आत्मा को अपने नियंत्रण में ले लेगा। जोऊ जू ने दांत पीसते हुए तत्काल बात की, साथ ही एक रणनीति के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला। और तुम जहरीली लड़की, तुमने मुझ पर कौन सा जहर छिड़का? बहुत अच्छा, मैं इसका 100 गुना बदला चुकाऊंगा। किंगी दाओवादी क्रूरता से भरी आंखों से जोऊ जू को घूर रहा था। उसके शरीर में जहरीला खून बह रहा था, जो उसके घावों से बह रहा था। जाहिर तौर पर वह सामान्य कल्पना से परे दर्द सह रहा था। फैंग वांग ने देखा कि दूसरे की अस्थिर चाल और भी स्पष्ट हो गई और उसका चेहरा बेहद खतरनाक हो गया। उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया। यदि आप किसी नश्वर के कारण घायल हो सकते हैं, तो यह साबित होता है कि आप स्वयं एक नश्वर के अलावा कुछ नहीं हैं। फैंग वांग ने उपहास किया। उसकी आवाज़ स्पष्ट रूप से गूंज रही थी, जिससे किंगी ताओवादी की आंखों में हत्या की मंशा और बढ़ गई। किंगी ताओवादी ने ठंडे स्वर में कहा, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा, तुम्हारी नसें खींच लूंगा, तुम्हारी आत्मा को पीड़ा दूंगा, ताकि। बोलते हुए वह फैंग वांग और जोऊ जू के करीब गया, लेकिन इससे पहले कि वह बात पूरी कर पाता,
फॉन्ग वांग के दाहिने हाथ ने अचानक अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को एक साथ उठाया, उन्हें तलवार के रूप में इस्तेमाल किया और दूर से किंगी ताओवादी की ओर इशारा किया। किंगी ताओवादी ने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान धारण की, लेकिन फिर उसकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने सहज रूप से अपना सिर घुमाया और देखा कि वह कीमती तलवार, जिसे पहले फेंक दिया गया था, अचानक जमीन से ऊपर उठी और ठंडी रोशनी की एक लकीर में बदल गई, जो नग्न आंखों के लिए अदृश्य गति से आगे बढ़ रही थी। गंभीर रूप से घायल किंगी दाओइस्ट के पास भागने का कोई समय नहीं था। टकराना। कीमती तलवार ने किंगी दाओवादी के पीछे से वार किया, उसकी खोपड़ी चकनाचूर हो गई, तलवार की रोशनी चमक उठी, फिर फैंग वांग के सामने उड़कर रुक गई, बीच हवा में मंडराती रही। फिर ये तेजी से घूम गई, मूठ फैंग वांग के दाहिने हाथ की ओर थी, मानो यह कोई जीवित इकाई हो। इस दृश्य को देखकर जोउ जू स्तब्ध रह गया और फैंग वांग के रिश्तेदार दूर से उसकी कीमती तलवार को देख रहे थे। सभी के चेहरे ऐसे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो, वे पूरी तरह से अचंभित थे। फैंग निवास में सन्नाटा छा गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। प्रायोजित सामग्री। 2 घंटे तक बातचीत, सोने से पहले बस ये करो। मर्दों की ताकत बढ़ाने की सबसे पुरानी ट्रेडिशनल अब मिल गई है। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 7-6-3 साधना तकनीकें _1। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। 6-3 साधना तकनीकें _1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 7 अध्याय 6-3 साधना तकनीकें _1। अनुवादक 54,96,90,339। बैकक्वोट। धप। किंगी दाओवादी का सिर विहीन शरीर टूटे हुए पत्थर की जमीन पर गिर गया, हर जगह खून बिखर गया। उसके ऊपर मंडराता हुआ आत्मा जलाने वाला बैनर भी गिर गया, उसके आसपास की भूत क्यूई नष्ट हो गई। किंगी दाओवादी की लाश को देखते हुए जोउ जू का पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपना सिर घुमाकर फैंग वांग के सामने मंडराती कीमती तलवार को देखा और खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम अभी क्या था? फैंग वांग ने उसे अपने बाएं हाथ से सहारा देते हुए और दाहिने हाथ से तलवार नियंत्रण तकनीक की मुद्रा बनाए रखते हुए शांत चेहरे के साथ उत्तर दिया, जैसा कि आपने देखा, ये तलवार नियंत्रण तकनीक थी जो आपने सिखाई थी। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, पास के फैंग निवास के लोगों में से भारी जयकार गूंज उठी। राक्षस दाओवादी मर चुका है। अभी क्या था? वो तलवार उड़ रही थी। यहाँ तक कि जियांगहू के सबसे शक्तिशाली तलवारबाज भी ऐसी तलवारबाजी नहीं कर सकते। युवा मास्टर फैंग वांग बहुत शक्तिशाली हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग निवास के लोग बहुत उत्साहित थे। किंगी ताओवादी इतना शक्तिशाली था कि उसे मार डालने का मतलब था कि अन्य हथियारों को डरने की कोई बात नहीं थी। हालांकि कुछ लोगों को चिंता थी कि किंगी ताओवादी पुनः जीवित हो सकता है, क्योंकि आखिरकार ये व्यक्ति एक राक्षसी ताओवादी था जिसके कार्यों का सामान्य ज्ञान से अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। फैंग वांग की बातें सुनकर जोउ जू के चेहरे पर अचानक बहुत ज्यादा बदलाव आया और वह भावनाओं में बहकर जोर जोर से खांसने लगी, जिससे जमीन पर खून फैल गया। इससे फैंग वांग इतना डर गया कि उसने जल्दी से अपना पोज छोड़ दिया और उसका साथ देने लगा। झंकार। कीमती तलवार जमीन पर गिर गई, उसका ब्लेड अभी भी किंगी ताओवादी के खून से सना हुआ था, जो बेहद रोमांचकारी था। मैं ठीक हूँ, मैं नहीं मरूंगा। मैंने बस एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल करके इस शरीर को अस्थायी रूप से एक निश्चित लड़ने की शक्ति प्रदान की है। हालांकि मेरी चोटें गंभीर हैं, वे 1 महीने के भीतर ठीक हो जाएंगी। जोउ जू ने ऊपर देखा और कहा। उसका चेहरा मौत की तरह पीला था, लेकिन उसकी आंखें आत्मा से भरी थीं, जैसे कि वह फैंग वांग को पूरा निगल सकती थी। फैंग वांग उसकी निगाहों से भयभीत हो गया, खासकर इसलिए क्योंकि उसने दावा किया था कि वह अपने पिछले जीवन में एक राक्षसी साधक थी। फैंग वांग, क्या तुमने पहले कभी साधना के मार्ग में भाग नहीं लिया था? जोउ जू ने फैंग वांग को घूरते हुए एक गहरी सांस ली और गंभीरता से पूछा। फैंग वांग ने एक पल के लिए संकोच किया, लेकिन उस पर भरोसा करने का फैसला किया और जवाब दिया, वास्तव में मैंने ऐसा नहीं किया था, लेकिन जब आपने तलवार नियंत्रण तकनीक का उल्लेख किया तो मुझे लगा कि यह वास्तविक और संभव है, इसलिए मैंने 7 दिनों तक साधना की। तलवार नियंत्रण तकनीक का उपयोग करते हुए मैंने सच्ची क्यूई का उपयोग किया, जिसे आपको महसूस करने में सक्षम होना चाहिए। वह अभी भी साधना के मार्ग पर कदम रखने के लिए जोउ जू पर निर्भर था। बाघ को खाने के लिए सुअर बनने का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं थी। अपनी योग्यता दिखाकर वह अधिक अनुग्रह प्राप्त कर सकता था। तलवार नियंत्रण तकनीक को निष्पादित करने के लिए ट्रू क्यूई का उपयोग कैसे किया जा सकता है? और आपकी तलवार एक जादुई कलाकृति भी नहीं है जिसे हवा के माध्यम से नियंत्रित किया जा सके। मुझे भी यकीन नहीं है, लेकिन ये काम कर गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग वांग ने अपना सिर हिलाया, उसका दिल गुप्त रूप से प्रसन्न था। क्या आपको लगता है कि यह एक सामान्य तलवार नियंत्रण तकनीक है? क्षमा करें, यह महान पूर्णता की तलवार नियंत्रण तकनीक है। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय साधक भी तलवार नियंत्रण तकनीक का अध्ययन करने में समय नहीं लगाते। इन शब्दों पर जोउ जू और भी अधिक उत्साहित हो गई, उसकी छाती बेकाबू होकर धड़क रही थी। अपने शरीर में तीव्र दर्द के बावजूद उसने दृढ़ता से कहा, फैंग वांग, तुम निश्चित रूप से एक सहस्राब्दी में एक बार होने वाली साधना प्रतिभा हो। तुम्हारी नियत जादुई कलाकृति निश्चित रूप से एक पृथ्वी मूल आत्मा खजाना होना चाहिए। एक बार जब मेरी चोटें ठीक हो जाएं, तो साधना करने के लिए मेरे पीछे आओ।
किंगी ताओवादी के मारे जाने के साथ ही फैंग परिवार के विनाश की आपदा टल गई, जिसके कारण जोजू ने भविष्य के बारे में सीधे बात की। यह आता है। फैंग वांग इन शब्दों का इंतजार कर रहा था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मेरा इंतजार करो। मैं बाकी दुश्मनों का ख्याल रखने जा रहा हूँ। उसके बाद तुम मुझे बता सकते हो कि अर्थ ओरिजिन स्पिरिट ट्रेजर क्या है? जोजू ने सिर हिलाया। फैंग वांग ने तुरंत अपने कबीले के सदस्यों को बुलाया और जोजू की देखभाल करने के लिए कहा, जबकि वह खुद अपनी तलवार हाथ में लेकर चला गया। फैंग जे कबीले के सदस्यों और नौकरों के साथ दौड़कर वहां पहुंचा। उसने 2 महिलाओं को जोजू की देखभाल करने का निर्देश दिया, जबकि वह सावधानी से किंगी दाओवादी के शव के पास पहुंचा। पास मत जाओ, उस पर एक भूतिया उपस्थिति है। फैंग वांग और मुझे इससे निपटने दो। जोजू ने फैंग जे को रोकने के लिए आवाज लगाई। ये सुनकर फैंग जे झिझका, लेकिन आत्मा को जलाने वाले बैनर के भयानक दृश्य को याद करके वह कांप उठा और जल्दी से दूसरों को पीछे हटने और पास न आने का संकेत दिया। तलवार नियंत्रण तकनीक के प्रयोग से फैंग वांग की सच्ची क्यूई का 70% हिस्सा समाप्त हो गया था, लेकिन शेष काले कपड़े पहने लोगों को मारने के लिए उसे सच्ची क्यूई की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। 1 घंटे बाद फैंग निवास में पूरी तरह से शांति लौट आई थी। हालांकि माहौल अभी भी भारी था, क्योंकि रात में मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक हो गई थी। मनों के मुख्य प्रांगण में हॉल। फैंग वांग अपने पिता फैंग यिन के बगल में खड़ा था। उसके चारों ओर कबीले के सदस्य थे, सभी गंभीर दिख रहे थे, सभी की नजरें फैंग मिंग पर टिकी थीं। फैंग मिंग ने अपनी छड़ी पर हाथ रखते हुए गहरी सांस ली और कहा, आज रात जो हुआ उसे छिपाया नहीं जा सकता। हमें ये बात फैलानी चाहिए। कल हम एक भव्य अंतिम संस्कार करेंगे, जितना भव्य होगा उतना अच्छा होगा, ताकि दुनिया को फैंग परिवार की त्रासदी के बारे में पता चले। तभी कोई हमें छूने की हिम्मत नहीं करेगा। फैंग वांग के चाचा फैंग जिन ये कहे बिना नहीं रह सके, पिताजी, इतने सारे विशेषज्ञों को जुटाने के लिए इसका शाही महल से संबंध होना चाहिए। हम आखिरकार ड्यूक की हवेली हैं। सैन्य शक्ति छोड़ने के बाद भी हम इस तरह के अंत तक पहुंच गए हैं। चुप रहो, फैंग मिंग चिल्लाया, जिससे फैंग जिन ने अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन उसका चेहरा अभी भी आक्रोश और अनिच्छा से भरा था। आज रात मरने वालों में सिर्फ नौकर ही नहीं थे, फैंग वांग के 2 चचेरे भाई भी मारे गए थे। फैंग मिंग ने गंभीरता से कहा, याद रखें, हम द क्यूई के भीतर हैं, हम स्वर्ग के खिलाफ लापरवाही से नहीं लड़ सकते। हॉल में मौजूद ज्यादातर लोगों ने फैंग जिन की भावनाओं को साझा किया। अगर उस रात फैंग वांग की हरकतें न होती तो फैंग निवास वास्तव में खत्म हो सकता था। हर बार जब वे इस बारे में सोचते तो उन्हें बहुत राहत मिलती, लेकिन डर भी लगता। सब लोग अब तितर बितर हो जाओ। वांगर, तुम पीछे रहो, फॉन्ग मिंग ने आगे कहा, और इन शब्दों पर सभी की निगाहें फॉन्ग वांग की ओर मुड़ गईं। प्रत्येक व्यक्ति कृतज्ञता, प्रशंसा और अविश्वास से भर गया। उस रात फैंग वांग ने राक्षसी ताओवादी सहित 63 हत्यारों को मार गिराया था। उसके पराक्रम की खबर पूरे फैंग निवास में फैल गई थी, लेकिन वे अभी भी शोक में डूबे हुए थे, इसलिए ये पूछना उचित नहीं था कि वह इतना दुर्जय कैसे बन गया। लोग सम्मानजनक भावों के साथ बाहर निकले और जाते समय फैंग वांग के चाचाओं ने भी उसके कंधे थपथपाए, उनकी आंखें प्रशंसा से भरी हुई थीं। बैककोट पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 8 3 साधना तकनीकें _2। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। 3 साधना तकनीकें _2। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 8 अध्याय 3 साधना तकनीकें _2। अनुवादक 54,96,90,339। जब फैंग वांग अपने दादा दादी को सम्मान देने के लिए आगे बढ़ा तो हॉल में केवल फैंग मिंग और बूढ़ी महिला ही बचे थे। आपने अमर कानून कहाँ से सीखा? फैंग मिंग ने पूछा। उसके चेहरे पर एक दयालु और सौम्य मुस्कान फैल गई। फैंग वांग ने उत्तर दिया, दादाजी, ये जो जूही थी जिसने मुझे सिखाया। उसके पीछे एक वरिष्ठ साधक का मार्गदर्शन है। इससे पहले मैंने उसे यह कहते हुए सुना था कि फैंग निवास नष्ट होने के खतरे में था, इसलिए मैंने उसे ढूंढा और उसने मुझे तलवार नियंत्रण तकनीक सिखाई, जिससे मुझे उसकी बातों पर यकीन हो गया। चूंकि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की छवि स्थापित हो चुकी थी, इसलिए उसे और मजबूत करना चाहिए। ये समझाने के लिए एकदम सही था। फैंग मिंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। उसने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करते हुए उसने पूछा। उसने कहा कि फैंग निवास नष्ट होने के खतरे में था और अभी केवल 7 दिन ही हुए हैं। क्या आपको इस मामले के बारे में पहले से पता था, या आपने केवल 7 दिनों तक अभ्यास किया है? फैंग वांग ने जवाब देने से पहले झिझकते हुए कहा, मैंने 7 दिनों तक अभ्यास किया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। फैंग मिंग उत्साह से अभिभूत था, उसका शरीर कांप रहा था। वह खड़ा होकर फैंग वांग को गले लगाना चाहता था, जो जल्दी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। फैंग परिवार को एक उत्तराधिकारी मिल गया है, हम इस घातक स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फैंग मिंग खुशी के आंसू रोया, पुराने आंसू बह रहे थे। फैंग वांग एकदम से घबरा गया, उसने पहली बार अपने दादा को रोते हुए देखा था। इसके बाद फैंग मिंग ने अतीत का वर्णन करना शुरू किया। द क्यू राजवंश के संस्थापक नायक के रूप में फैंग मिंग निश्चित रूप से औसत नागरिक से ज्यादा जानता था, जिसमें साधना जगत के बारे में जानकारी भी शामिल थी।
हालांकि फैंग मिंग के लिए साधक अभी भी अलौकिक प्राणी थे, उनके बारे में उनकी समझ सीमित थी, लेकिन वह उनके अस्तित्व के बारे में जानते थे। उन्होंने फोंगवांग से अच्छी तरह खेती करने का आग्रह किया। उसने जोजू की सगाई फोंगवांग से करने के बारे में भी सोचा, ये सोचकर कि इससे फोंगवांग की साधना का मार्ग अधिक स्थिर हो जाएगा, लेकिन फोंगवांग ने विनम्रता से मना कर दिया। क्या मजाक है, जोजू एक पुनर्जन्म वाली व्यक्ति थी और एक राक्षसी साधक थी। ऐसी महिला निश्चित रूप से प्यार को प्राथमिकता नहीं देगी। अगर वह दीर्घायु के लिए भावनात्मक संबंधों को तोड़ दे तो क्या ये परेशानी की बात नहीं होगी। इसके अलावा दूसरा जीवन जीने के बाद फैंगवांग किसी के साथ जीवन भर नहीं बिताना चाहता था। वह बिना किसी बंधन के आज़ादी और सहजता चाहता था। साधकों से मिलने से पहले उसने दुनिया भर में घूमने की तैयारी कर ली थी। अब जब उसे साधना का मार्ग मिल गया था तो उसकी इच्छा और भी प्रबल हो गई। इस जीवन में उसने हर पहाड़ और नदी को पार करने, दुनिया की भव्यता को देखने और अनंत जीवन की विधि की खोज करने की योजना बनाई। वह किसी भी व्यक्ति को उसे रोकने की अनुमति नहीं दे सकता था। उस रात पोते और दादा काफी देर तक बातें करते रहे। अल्पविराम। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अगले दिन दोपहर के समय जबकि फैंग निवास पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था, दक्षिणी हिल्स शहर में उथल पुथल मच गई थी। फैंग निवास पर हमला हुआ था, बहुत से लोग मारे गए थे। फैंग परिवार के संरक्षण में रहने वाले नागरिक स्वाभाविक रूप से डरे हुए थे और कई गपशप करने वाले लोग घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे। फैंग वांग जोजू से मिलने के लिए घर से निकल गया। दरवाजे पर पहरा दे रही 2 नौकरानियों ने उसे देखते ही तुरंत उसका अभिवादन किया। उनमें से एक ने कहा, युवा मालिक, मिस ने आदेश दिया है कि अगर आप आएं तो सीधे अंदर चले जाएं। पिछली रात फैंग वांग और जोजू ने फैंग निवास को बचाने के लिए राक्षसी दाववादी से लड़ाई की थी और यह बात पूरे घर में फैल गई थी। फैंग निवास के लोगों की नज़र में उनका रिश्ता भी बदल गया था। कल रात नौकरानियों ने चौथे युवा स्वामी को यह सुझाव देते हुए भी सुना था कि दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। फैंग वांग ने सिर हिलाया, फिर दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गया, अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। वह जोजू के बिस्तर के पास बैठ गया। इस समय जोजू बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, उसका शरीर सफ़ेद पट्टियों में लिपटा हुआ था, वह गंभीर रूप से घायल दिख रही थी। पदचाप सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और फैंग वांग को देखा। हालांकि फैंग वांग ने उसका अभिवादन नहीं किया, क्योंकि वह एक पुनर्जन्म लेने वाली लड़की थी, न कि एक सच्ची 16 वर्षीय लड़की। क्या फैंग परिवार के शिष्य को अमरता के मार्ग पर अपने साथ ले जाना संभव है? हमने शाही सत्ता को नाराज किया है और भले ही हंगामा बहुत बड़ा हो, लेकिन एक दिन इसे भुला दिया जाएगा। क्या हत्या का इरादा बदला लेने के लिए वापस आएगा? फैंग वांग ने फैंग मिंग की उम्मीदों को व्यक्त करते हुए पूछा। जोजू ने अपनी नज़रें हटा लीं, धीरे से अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, साधना की दहलीज बहुत ऊंची है, हर कोई जो साधना करना चाहता है वह ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि मेरा यह इरादा है, इस महीने मैं उन शिष्यों का चयन करूंगा जो साधना में हमारा अनुसरण करने की क्षमता रखते हैं। फैंग वांग ने उत्सुकता से पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आप मुझे साधना के तरीके के बारे में बता सकते हैं, जैसे कि पृथ्वी मूल आत्मा खजाना जिसका आपने कल रात उल्लेख किया था? द क्यूई की साधना दुनिया में 9 महान संप्रदाय हैं जो पहाड़ों और अद्भुत क्षेत्रों में छिपे हुए हैं। हम जिस संप्रदाय की ओर जा रहे हैं वह ग्रेट एबिस गेट है, जो 9 महान संप्रदायों में शीर्ष 5 में आता है, जिसकी नींव बहुत गहरी है। मेरे पास आपको संप्रदाय में लाने का एक तरीका है। जोजू ने विस्तार से बात की और फैंग वांग को ग्रेट एबिस गेट का संक्षिप्त परिचय दिया तथा इस साधना संप्रदाय के लिए उनमें बड़ी उत्सुकता पैदा की। अगर वह ग्रेट एबिस गेट में शामिल होता तो उसे सबसे गहन साधना तकनीकों और मंत्रों का अभ्यास करने का तरीका खोजना पड़ता। अपने मन में स्वर्गीय महल के साथ वह निश्चित रूप से अपने साथी साधकों से आगे निकल जाता। जहां तक पुनर्जन्म लेने वाले जोजू का सवाल है, उसे शक्तिशाली बनने की उसकी गति के साथ चलना था और यदि संभव हो तो उससे आगे निकल जाना था, ये और भी बेहतर होगा। पृथ्वी मूल आत्मा खजाने के लिए हमें पहले साधना में क्षेत्रों के बारे में बात करनी चाहिए। क्यूई साधना से ऊपर आत्मा मूर्तिकला क्षेत्र है। केवल अपने स्वयं के जीवन आत्मा खजाने को तैयार करने के बाद ही कोई आत्मा मूर्तिकला क्षेत्र में कदम रख सकता है। एक खजाना एक साधक के शरीर के भीतर रहता है और अक्सर खजाने का ग्रेड एक साधक की प्रतिभा को निर्धारित कर सकता है। खजाने निम्न से उच्च तक पीले मूल, रहस्यमय मूल, पृथ्वी मूल और स्वर्गीय मूल के रूप में रैंक किए गए हैं, प्रत्येक स्तर के भीतर उप रैंक के साथ। मैं आपको इसके बारे में बाद में और बताऊंगा, जोजू ने कहा और फिर फैंग वांग को देखने के लिए अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सका। उसकी आंखें उम्मीद से भरी थीं। लाइफ स्पिरिट खजाना। फैंग वांग ने कल्पना करना शुरू कर दिया कि उसका अपना खजाना क्या रैंक प्राप्त कर सकता है। थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फैंग वांग ने समय पर अपना अनुरोध किया, वैसे क्या आप मुझे साधना तकनीक सिखा सकते हैं ताकि जिस महीने आप उपचार करेंगे मैं आध्यात्मिक शक्ति की खेती कर सकूं। इस तरह एक बार जब हम ग्रेट एबिस गेट में प्रवेश करेंगे तो मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूंगा। एक अत्यंत निपुण तलवार नियंत्रण तकनीक ने किंगी ताओवादी को आसानी से मार डाला। यदि वह आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करता तो वह कितना अधिक शक्तिशाली होता। जोजू ने एक पल के लिए सोचा और कहा, ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कि आपकी समझ कितनी अच्छी है। मैं आपको बुनियादी क्यूई गैदरिंग विधि सिखाऊंगा। रुको, क्या आप मुझे कुछ और गहन साधना विधियां सिखा सकते हैं?
फेंग वांग ने संकोचपूर्वक कहा। बुनियादी क्यूई एकत्रीकरण विधि, बहुत विनम्र। झो जू ने उस पर भौहें चढ़ाईं, उसे व्याख्यान देने का इरादा किया, लेकिन फिर उसने तलवार नियंत्रण तकनीक के बारे में सोचा जो फेंग वांग ने कल रात इस्तेमाल किया था, और अन्य विचार उसके दिमाग में आए। फेंग वांग की तलवार नियंत्रण तकनीक पहले से ही क्यूई साधना क्षेत्र साधक के दायरे को पार कर चुकी थी, उसकी प्रतिभा सवाल से परे थी और उसके लिए विशेष साधना आवश्यक थी। तो ठीक है, चूंकि तुमने मुझे बचाया है, इसलिए मैं तुम्हें एक तकनीक सिखाऊंगा। हालांकि मेरे पास कई तकनीकें हैं, लेकिन मैं तुम्हें केवल 3 विकल्प दे सकता हूं। पहला है वसंत ऋतु कला, 1000 साल पहले द क्यूई के सबसे बड़े साधक द्वारा स्थापित एक असाधारण प्राचीन कला, जो जीवनकाल बढ़ाने और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। महान पूर्णता तक पहुंचना, 3000 साल जीना मुश्किल नहीं है। दूसरा है स्वर्ग को नष्ट करने वाली राक्षसी कला, जो मैंने एक प्राचीन गुप्त क्षेत्र में हासिल की थी। ये पहली कला थी जिसका मैंने अभ्यास किया, जो दूसरों की आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित करने की अनुमति देती है। हालांकि इसका अभ्यास करने से जीवनकाल कम हो जाएगा और हृदय राक्षसों का खतरा हो सकता है। ये साधना का एक कठिन मार्ग है, लेकिन मेरे मार्गदर्शन से आप दोगुनी तेजी से प्रगति करेंगे। तीसरा सोलारिस शास्त्र है, जो नश्वर दुनिया में मैंने प्राप्त की गई सबसे गहन साधना तकनीक है। मेरे उत्थान से पहले मैं इसमें महारत हासिल नहीं कर पाया था। मुझे नहीं पता कि सोलारिस शास्त्र वास्तव में कितना शक्तिशाली है, लेकिन इसके लिए, यहाँ तक कि मैं, जो पहले से ही महायान क्षेत्र में था, एक खतरनाक परीक्षा में लगभग मर गया था। अपनी बात समाप्त करने के बाद झो जू ने फेंग वांग की ओर मुस्कुराते हुए देखा, ये देखने के लिए उत्सुक थी कि वह क्या चुनेगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइड मैप दान करें, मेनू दिखाओ, उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें, उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया, अध्याय 9, 7 सोलारिस शास्त्र महान पूर्णता का 9वां स्तर _1। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। 7 सोलारिस शास्त्र महान पूर्णता का 9वां स्तर _1। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, 9 अध्याय 7 सोलारिस शास्त्र महान पूर्णता का 9वां स्तर _1। अनुवादक 54,96,90,339। क्या मैं ये सब सीख सकता हूँ? फेंग वांग ने अपना निर्णय लिया, जिससे झो जू के मुंह के कोने पर हल्की सी हरकत हुई। वह अपनी आंखें घुमाने से खुद को नहीं रोक सकी। इतना अहंकारी? झो जू ने बहुत धैर्य के साथ समझाया, विभिन्न साधना तकनीकें विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति विकसित करती हैं। बहुत अधिक सीखने से आध्यात्मिक शक्तियों में अव्यवस्था पैदा होगी, और एक तकनीक में महारत हासिल करना कई तकनीकों में हाथ आजमाने से ज़्यादा आसान है। बेबाकी से फेंग वांग ने पूछा, अगर मैं एक चुनता हूं और उसे नहीं सीख पाता, तो क्या मैं दूसरे पर स्विच कर सकता हूं? ठीक है, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है। अपनी हंसी को रोक पाने में असमर्थ, झो जू ने धीरे से बात की, लेकिन हंसी ने उसके घावों को भड़का दिया, जिससे वह जोर से खांसने लगी। फेंग वांग को उसे छूना अनुचित लगा, इसलिए वह केवल बगल से देख सकता था। आप किससे शुरुआत करना चाहते हैं? झो जू ने पूछा। खांसने के बाद उसकी आवाज़ और भी कमज़ोर हो गई। फेंग वांग ने एक पल सोचा और कहा, चलो कठिन सोलारिस शास्त्र का प्रयास करते हैं। अगर मैं सबसे कठिन से शुरू करता हूं, तो बाकी सब आसान लगेगा। झो जू ने बिना समय बर्बाद किए सोलारिस शास्त्र की मानसिक विधि की व्याख्या करना शुरू कर दिया, जिसमें क्यूई गैदरिंग विधि भी शामिल थी। फेंग वांग ने उत्सुकता से ध्यानपूर्वक सुना। केवल साधना तकनीक में निपुणता प्राप्त करके ही वह वास्तव में साधना के मार्ग पर कदम रख सकता था। जब झो जू ने उसे ये तकनीक बताई, तो वह उसे देखकर काफ़ी भावुक हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी के साथ इस तरह से पेश आऊँगा। क्या परिवार में ऐसा ही महसूस होता है? रोलैंड, तुम सही थी, दूसरों पर निर्भर रहना बेकार है। मुझे एक ऐसी शक्ति विकसित करनी चाहिए जिस पर भरोसा किया जा सके। मेरा पुनर्जन्म ईश्वरीय मार्गदर्शन होना चाहिए, जो मेरे लिए एक अलग मार्ग का संकेत दे। फेंग वांग को इतनी गंभीरता से सुनते हुए देखकर, जिसके बारे में उसे अपने पिछले जीवन की कोई याद नहीं थी, झो जू को सचमुच पुनर्जन्म जैसा महसूस हुआ। यदि उसे जीवन में दूसरा मौका मिले तो वह सिर्फ अमर बनकर संतुष्ट नहीं होगी। झो जू के दिल में हजारों विचार उठे। अब जबकि उसके घर का संकट टल गया था, तो अब समय था अपनी नई जिंदगी की योजना बनाने का। फेंग वांग उसके विचारों से अनभिज्ञ था, उसका मन पूरी तरह से सोलारिस धर्मग्रंथ में लीन था। जब झो जू ने संपूर्ण सोलारिस शास्त्र पढ़ाना समाप्त कर दिया, तो फेंग वांग का दिमाग फट गया, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। अगले ही पल वह स्वर्गीय महल के अंदर था। जब उसने अपनी आंखें खोली और अपने आसपास का माहौल साफ देखा, तो उसने तुरंत हवा में मुक्का मारा और विजयी स्वर में चिल्लाया, मैंने ये किया है। उत्साह से अभिभूत फेंग वांग को एहसास हुआ कि स्वर्गीय महल में प्रवेश करने में सक्षम होने का मतलब है कि वह सोलारिस शास्त्र की साधना कर सकता है। यद्यपि स्वर्गीय महल केवल सर्वोच्च तकनीकों को समझने में ही उसकी सहायता कर सकता था, यदि वह सोलारिस शास्त्र में महान पूर्णता तक महारत हासिल कर सके और फिर क्यूई की खेती कर सके, तो उसकी प्रगति दोगुनी प्रभावी होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह एक ऐसी तकनीक थी जिसे झो जू भी चढ़ने से पहले नहीं सीख सका था। वहीं पर बैठकर फेंग वांग ने तुरंत सोलारिस शास्त्र का अभ्यास शुरू कर दिया। सोलारिस शास्त्र में 9 स्तर थे। तीसरे स्तर पर पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्ति में सोलारिस ज्वाला समाहित थी, जो आत्मा को झुलसाने में सक्षम थी।
छठे स्तर पर व्यक्ति सभी प्रकार की आग का प्रतिरोध कर सकता था और 9वें स्तर पर व्यक्ति सोलारिस सच्ची आग को संघनित कर सकता था जिससे सब कुछ जल जाता था। फेंग वांग ने बुनियादी क्यूई गैदरिंग विधि से साधना शुरू की। स्वर्गीय महल में परिवर्तन हुए जिससे साधकों के लिए आवश्यक प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकट हुई। यह ऊर्जा भ्रामक थी जिसका उद्देश्य उसकी साधना में सहायता करना था। प्रकृति से उत्पन्न तथाकथित आध्यात्मिक ऊर्जा सभी प्राणियों का पोषण करती है। फिर भी ब्रह्मांड में कई अलग अलग प्रकार की ऊर्जा मौजूद है और साधना की प्रक्रिया में इस आध्यात्मिक ऊर्जा को निकालना और परिष्कृत करना शामिल है। हालांकि सोलारिस शास्त्र के पहले स्तर की साधना करने में ही फेंग वांग को ऐसा लगा जैसे 10 साल बीत गए हों। पहले स्तर पर महारत हासिल करने के लिए 10 साल। क्या मेरी साधना की प्रतिभा इतनी खराब हो सकती है? अविश्वास करते हुए फेंग वांग ने अपनी साधना जारी रखी। अभ्यास में बिताए गए समय की पुष्टि करने के लिए उसने स्वर्गीय महल में एक बड़ी घड़ी की कल्पना की जो आधुनिक पृथ्वी की घड़ी की याद दिलाती थी, लेकिन एक प्राचीन स्वरूप और समय का हिसाब रखने के लिए इसके आधार पर वर्षों का रिकॉर्ड था। फिर भी दूसरे स्तर पर पहुंचने में पहले स्तर से दोगुना समय लगा और फेंग वांग को अपनी प्रतिभा की चिंता को एक तरफ रखकर अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। ऐसा ही होता रहा। जैसे जैसे फेंग वांग सोलारिस शास्त्र का अभ्यास करता रहा, धीरे धीरे उसका हृदय सुन्न होता गया और वह बाहर की हर चीज को भूलता गया। ऐसा लग रहा था मानो वर्ष अंतहीन रूप से बीत रहे हों और तारे अपनी दिशा बदल रहे हों। जब तक उन्होंने सोलारिस शास्त्र में महासिद्धि प्राप्त कर ली, तब तक उनके सिर के पीछे स्वतः ही ज्वालाएं प्रज्वलित होने लगी तथा छोटे सूर्यों के समान अग्नि के गोले बनकर उनके पीछे परिक्रमा करने लगी। ये सोलारिस की सच्ची अग्नि थी। सोलारिस ट्रू फायर देखने में साधारण लपटों की तरह लगती थी, लेकिन ये सूरज की रोशनी को सोख सकती थी। दिन के उजाले में ये जितनी देर जलती, इसकी शक्ति उतनी ही भयावह होती जाती। अपनी आंखें खोलते ही फेंग वांग की निगाहें थक चुकी थीं, सांसारिक अनुभवों से नहीं बल्कि दिल की थकान से। अपना सिर घुमाकर उसने पाया कि उसने सोलारिस शास्त्र की साधना में कुल 213 वर्ष बिताए थे। यह अवधि लगभग एक पूरे राजवंश के बराबर थी। फेंग वांग का मूड खराब हो गया। उन्होंने इस कठिनाई का कारण सोलारिस शास्त्र को ही बताया। हाँ, अपनी कमियों पर विलाप करने की अपेक्षा लक्ष्य को दोष देना बेहतर है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जो जू आरोहण से पहले इसमें महारत हासिल नहीं कर सका, कौन एक ही तकनीक का अभ्यास करने में 200 साल बिताएगा। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करते हुए फेंग वांग ने स्वयं को स्वर्गीय महल से बाहर जाने का निश्चय किया। उसकी दृष्टि साफ हो गई और उसने देखा कि जो जू बिस्तर पर कमजोर हालत में पड़ी हुई है। उन्होंने अपनी यात्रा में 2 शताब्दियां बिताई थीं, लेकिन वास्तव में यह एक क्षण मात्र था। इस महीने आपको सोलारिस शास्त्र की साधना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो हम निकल पड़ेंगे। ग्रेट एबिस गेट हर 5 साल में शिष्यों की भर्ती करता है और अगर हम इस साल चूक गए तो हमें अगले 5 साल और इंतजार करना होगा। जो जू ने धीरे से कहा। उसकी नज़र कुछ अजीब थी। किसी कारण से जब से उसने सोलारिस शास्त्र पढ़ाना समाप्त किया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि फेंग वांग में कुछ अलग है। वह इसे ठीक से नहीं बता सकती थी, लेकिन यह एक सूक्ष्म भावना थी। यदि आप पुनर्जन्म वाले अमर पूज्य हैं तो अपना स्वयं का संप्रदाय क्यों नहीं स्थापित करते? फेंग वांग ने हैरान होकर पूछा। जो जू ने हार मानते हुए मुस्कुराते हुए जवाब दिया, साधना इतनी आसान नहीं है। ग्रोटो हेवन की धन्य भूमि और द क्यूई में विभिन्न संसाधनों को लंबे समय से 9 महान संप्रदायों द्वारा विभाजित किया गया है, और मेरे पुनर्जन्म के बाद से मुझे भी फिर से साधना के मार्ग पर चलना होगा। किसी संप्रदाय में शामिल होने से न केवल साधना के लिए संसाधन मिलते हैं बल्कि सुरक्षा भी मिलती है। फेंग वांग ने सिर हिलाया। उसका चेहरा पीला पड़ता देख उसने कहा, तुम्हें आराम करना चाहिए और ठीक होना चाहिए। हम बाद में और बात कर सकते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। बोलने के बाद वह जाने के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। ओह, और कल रात उस साधक ने 2 जादुई कलाकृतियां छोड़ दी थीं। चूंकि तुमने उसे मार दिया इसलिए वे तुम्हारे ही हैं। एक बार जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं उन्हें तुम्हें दे दूंगा और तुम्हें सिखाऊंगा कि उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए ताकि साधना में तुम्हारा शुरुआती बिंदु दूसरों से ऊंचा हो जाए। जो जू ने अचानक कहा। फेंग वांग ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि केवल स्वीकृति में अपना हाथ उठाया और कहा, इन्हें अपने पास रख लो। तुमने मुझे साधना के मार्ग से परिचित कराया, इसे उस उपकार का बदला समझो। बाद में कुछ मंत्र मुझे दे देना। बिना रुके वह तुरंत कमरे से बाहर चला गया। जब दरवाज़ा बंद हुआ तो जो जू ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाए और खुद से कहा, उसे शिष्य के रूप में लेना कोई बुरा विचार नहीं है, लेकिन चूंकि हम एक ही कबीले के हैं इसलिए औपचारिकताओं पर क्यों झंझट करें। पुनर्जन्म से वापस आने के बाद उसने फैसला किया कि वह न केवल खुद साधना करेगी बल्कि वह फेंग निवास को साधना में भी आगे ले जाएगी। अपने पिछले जीवन के विश्वासघात ने उसे एहसास दिलाया कि चाहे वह कितनी भी मजबूत क्यों न हो, एक भरोसेमंद शक्ति के बिना वह अपने मार्ग को नष्ट करके मर जाएगी। फेंग निवास द्वारा उसके पालन पोषण की कृपा को एक तरफ रखते हुए फेंग वांग जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति की उपस्थिति ने उसके लिए उसका पालन पोषण करना सार्थक बना दिया। जो जू ने अपने विचारों को सुझाने के लिए अपने स्वास्थ्य लाभ का लाभ उठाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे एहसास हो गया था कि पुनर्जन्म का मतलब सिर्फ पछतावे को बदलना नहीं है, वह अपने पिछले जीवन की तुलना में ज्यादा मजबूत रास्ते पर चल सकती है। उसे याद है कि जो अवसर उसे याद थे उन्हें वह सावधानीपूर्वक योजना बनाकर पा सकती थी।
इसके अलावा उसे अपने पुनर्जन्म के तथ्य का खुलासा नहीं करना चाहिए, यह उसका सबसे बड़ा रहस्य होगा। अपने पुनर्जन्म से पहले ऊपरी क्षेत्र में भी उसने कभी इस तरह के विचित्र अनुभव के बारे में नहीं सुना था। खुद को दूसरों की जगह रखकर अगर वह सच में मानती कि किसी का पुनर्जन्म हुआ है तो शायद उसके मन में कुछ टेढ़े विचार होंगे। अल्पविराम। अपने कमरे में वापस आकर फैंगवांग मेज पर पैर मोड़कर बैठ गया। सोलारिस शास्त्र को सक्रिय कर रहा था और प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। बिना किसी बाधा के और अनुकूलन की आवश्यकता के बिना लगभग एक पल में उसने अपने शरीर के चारों ओर क्यूई का एक भंवर बना लिया, क्योंकि प्रकृति से अदृश्य और रंगहीन आध्यात्मिक ऊर्जा उसके अंदर प्रवाहित हुई, जिससे उसे ताजगी भरी स्पष्टता का एहसास हुआ। स्वर्गीय महल में साधना करते समय उसने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया था, लेकिन यह उसके भौतिक शरीर में होने वाली अनुभूति जितनी तीव्र नहीं थी। वह क्यूई सभा से उत्पन्न उत्साहपूर्ण भावना में इतना डूब गया कि स्वयं को इससे मुक्त नहीं कर सका। सोलारिस शास्त्र की 9 परत महान पूर्णता की शक्ति बहुत अधिक थी। फैंगवान को अन्य साधकों की प्रगति दर का पता नहीं था, लेकिन वह निश्चित रूप से इसका आनंद ले रहा था। सोलारिस आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही उसके डैंटियन में संघनित होने लगी थी। 1 घंटा बीत गया और वह सफलतापूर्वक क्यूई साधना क्षेत्र की पहली परत में प्रवेश कर गया। 1 दिन और 1 रात के बाद वह दृढ़तापूर्वक क्यूई साधना क्षेत्र की दूसरी परत तक आगे बढ़ गया। अगले दिनों में फैंगवांग ने अपना घर नहीं छोड़ा और क्यूई गैदरिंग पर ध्यान केंद्रित किया। शुरू में उसके माता पिता उससे मिलने आते थे, लेकिन ये सुनकर कि वह साधना कर रहा है उन्होंने उसे और परेशान करने की हिम्मत नहीं की, केवल नौकरानियों को प्रतिदिन भोजन देने का निर्देश दिया। उस रात की महान लड़ाई के बाद निवास के भीतर फैंगवांग की स्थिति आसमान छू गई और वह पूरे फैंग निवास का गौरव बन गया। हालांकि साधना के मामले व्यापक रूप से नहीं फैले थे और फैंग मेंग ने राक्षसी साधक के अस्तित्व को फैलने से रोकने के लिए आदेश भी जारी किए, केवल ये दावा करते हुए कि फैंग निवास पर रहस्यमय मार्शल कलाकारों के एक समूह ने हमला किया था। अल्पविराम। एक शांत अध्ययन कक्ष में द क्यूई के सम्राट अपनी कुर्सी पर बैठे थे। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। वह लगभग 20 साल के थे, बहुत युवा। एक बुजुर्ग मंत्री अंदर आए और मेज पर झुककर प्रणाम किया। महाराज, दक्षिणी पहाड़ियों की योजना विफल हो गई और आपके सेवक द्वारा अनुरोधित अमर गुरु भी मर गए, बूढ़े मंत्री ने धीमी आवाज में बताया। उनकी आधिकारिक पोशाक भूरे माथे वाले एक थोड़े मोटे व्यक्ति की रूपरेखा बना रही थी। जब उन्होंने ये शब्द कहे तो उनका चेहरा अपरिवर्तित रहा। ये सुनकर द क्यूई के सम्राट का हाथ, जो किताब पकड़े हुए था, कांप उठा। उसने धीरे से किताब नीचे रख दी और बूढ़े मंत्री को घूरते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है? बूढ़े मंत्री ने आह भरते हुए कहा, अमर गुरु को मार पाना यह दर्शाता है कि फैंग निवास में भी ऐसी शक्ति है या वह उससे सुरक्षित है। मैंने वास्तव में गलत अनुमान लगाया था, ये सोचकर कि यह मूर्खतापूर्ण है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उस व्यक्ति को एक पत्र भेजा है। इससे पहले उसने मुझे आश्वासन दिया था कि कोई जटिलता नहीं होगी। संभवतः वह इसे स्वयं हल कर लेगा। द क्यूई के सम्राट ने खिड़की से बाहर देखते हुए बड़बड़ाते हुए कहा, साधना की शक्ति, अमरता की संभावना। मैं इस क्षेत्र में प्रवेश करना चाहता हूं, बिना सफलता के इतना त्याग करने के बाद। फैंग निवास को ऐसी शक्ति का समर्थन कैसे मिला? बूढ़े मंत्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह भी उलझन में था और उसने फैंग निवास की जांच करने के लिए किसी को भेजने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह सांप को डरा न दे। कुछ समय बाद द क्यूई के सम्राट ने उसकी ओर देखा, सीधे बूढ़े मंत्री को देखा और कहा, चलो इसे अभी यहीं रहने दें। मैं ऐसा व्यवहार करूंगा जैसे कि मुझे इस मामले की कोई जानकारी ही नहीं है। इसे साफ सुथरे ढंग से निपटाएं। बूढ़े मंत्री ने सिर हिलाया। द क्यूई के सम्राट ने अपनी आस्तीन हिलाई और बूढ़े मंत्री ने झुककर विदा ली। दुनिया अक्सर साम्राज्यवादी शक्ति के आकर्षण की बात करती है, लेकिन अमरता की तुलना में वह भी क्या है? द क्यूई के सम्राट की गहरी आह अध्ययन कक्ष में गूंज उठी। उनकी आवाज बेबसी से भरी हुई थी। अल्पविराम। आधे महीने तक एकांतवास में रहने के बाद फैंग निवास में नरसंहार की खबर पूरे ग्रेट क्यू में फैल गई और हर राज्य और काउंटी में इस पर चर्चा होने लगी। फैंग निवास ने अपनी बेगुनाही का विरोध करने के लिए किसी को इंपीरियल सिटी में भी भेजा, जिससे विभिन्न कुलीन परिवारों में खलबली मच गई, क्योंकि ड्यूक का निवास एक बहुत ही प्रतिष्ठित संस्थान था। ये किस तरह की दुस्साहसी शक्ति हो सकती है? उस दिन जो जू फैंगवांग से मिलने आई, जो उसका अभिवादन करने के लिए उठ खड़ी हुई। वे मेज पर बैठे जहां फैंगवांग ने उसके लिए चाय बनाई। आप अपनी चोटों से बहुत जल्दी ठीक हो गए। फैंगवांग अंदर से घबरा गया। जोजू के घाव पहले इतने गंभीर थे कि सामान्य चिकित्सा उपचार के लिए कम से कम आधे साल का समय लग सकता था। जोजू ने अपनी आकर्षक आकृति वापस पा ली थी। वह अभी भी चमकीले लाल रंग के कपड़े पहने हुए थी, जो सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। आधे महीने पहले की तुलना में उसका व्यवहार और भी उल्लेखनीय था। उसकी भौहों के बीच एक तीक्ष्णता चमक रही थी। उसने फैंगवांग को देखा और पूछा, सोलारिस शास्त्र के साथ आपका प्रशिक्षण कैसा है? फैंगवांग ने मन ही मन सोचा कि यह बहुत अच्छा है, 9 परत महान पूर्णता तक पहुंचना। हालांकि जोजू एक पुनर्जन्म व्यक्ति का सामना करते हुए उसने सब कुछ प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह अभी भी एक राक्षसी साधक थी, और हालांकि वे पहले भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ चुके थे, ये केवल इसलिए था क्योंकि फैंग निवास का सामना करने वाली आपदा इतनी आसान थी कि उनके पास एक दूसरे से सावधान रहने का समय नहीं था।
ये ठीक है, मुझे लगता है कि मैं इसे जारी रख सकता हूँ, फैंग वांग ने उत्तर दिया। सोलारिस शास्त्र का अभ्यास करने के बाद उनके पास स्प्रिंग ऑटम आर्ट या डेवोरिंग हेवन डेमोनिक आर्ट जैसी अन्य तकनीकों में प्रशिक्षण लेने की कोई तत्काल योजना नहीं थी। सोलारिस शास्त्र बहुत शक्तिशाली था और आधे महीने की साधना ने पहले ही उसे रूपांतरित कर दिया था तथा उसके साधना क्षेत्र को क्यूई साधना क्षेत्र की छठी परत तक पहुंचा दिया था। और इसके अलावा स्वर्गीय महल में एक सदी गुजारना बहुत कष्टदायक था। केवल वही इसकी नीरसता और पीड़ा को जानता था। जो जू ने उसे देखा, उसकी निगाहें रहस्यमय थीं। फैंग वान को उसकी जांच के दौरान घबराहट महसूस हुई, उसे चिंता हुई कि शायद उसने कुछ नोटिस कर लिया है। जो जू ने अपनी नज़रें हटा लीं और धीरे से कहा, अब से 13 दिन बाद हम निकलेंगे। मैंने अपना चयन कर लिया है और तुम्हारे और मेरे साथ कुल 9 फैंग परिवार के शिष्य महान रसातल द्वार की ओर बढ़ेंगे। फैंग वांग ने सिर हिलाया, उसकी आंखें प्रत्याशा से भरी हुई थीं। साधना तकनीक में निपुणता प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं था, उसे शक्तिशाली मंत्र सीखने की भी आवश्यकता थी। अहम जो जू, क्या तुम मुझे कोई मंत्र दे सकते हो? फैंग वांग ने विनम्रता से खांसते हुए दीप्ता से अपना अनुरोध किया। जो जू ने उसकी ओर एक मुस्कान के साथ देखा जो वास्तव में मुस्कान नहीं थी, और प्रसन्नतापूर्वक कहा, जरूर, आपकी तलवार नियंत्रण तकनीक इतनी शक्तिशाली है कि आपके पास तलवार दाव के लिए काफ़ी प्रतिभा होनी चाहिए। मेरे पास तलवारबाजी का एक सेट है जिसमें यदि आप महारत हासिल कर लेते हैं तो आप उसी क्षेत्र के लोगों को मात दे सकेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़ें। उपन्यास बिन। उपन्यास में नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। अध्याय 10 8 खेती राजवंश _1। गुणप्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL। मैं नश्वर क्षेत्र पर अमर बन गया। 8 खेती राजवंश _1। एड्स बाय पब फ्यूचर। 10 अध्याय 8 खेती राजवंश _1। अनुवादक 54,96,90,339। सचमुच तो मैं सीखना चाहता हूँ। फैंग वान की आंखें चमक उठीं और वह जल्दी से बोल पड़ा। उसकी सबसे बड़ी कुशलता उसकी तलवारबाजी थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह हमेशा तलवार की धार पर दुनिया की यात्रा करने का दिल रखता था, और इसके अलावा तलवार एक साधक के लिए पूरी तरह से पूरक थी। जो जू के अनुसार तलवार नियंत्रण तकनीक की तरह यह ऐसी चीज थी जिसे सभी साधक सीखते थे, जो साधना पथ में तलवारों की सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करता था। जो जू ने बिना समय बर्बाद किए तलवार चलाने की तकनीक सिखाना शुरू कर दिया। फैंग वान ध्यान से सुन रहा था। कुछ समय बाद जो जू ने अपनी व्याख्या समाप्त की, फिर फैंग वान को देखा। हालांकि फैंग वान ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह एक पल के लिए झिझका और फिर बोला, ये तलवार तकनीक सही नहीं है। हालांकि मैंने कभी भी साधकों के लिए तलवार तकनीक की साधना नहीं की है, लेकिन सभी तकनीकों में समानताएं हैं, खासकर तलवार दाव के भीतर। मुझे लगता है कि अगर मैं आपके द्वारा बताई गई विधि का पालन करते हुए इस तलवार तकनीक का अभ्यास करता हूं तो ये काम नहीं करेगी। ये तथ्य कि वह स्वर्गीय महल में प्रवेश करने में सक्षम नहीं था, ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि यह तलवार तकनीक नकली थी। ये सुनकर जो जू नाराज नहीं हुई। इसके बजाय उसकी आंखों में प्रशंसा के भाव दिखे और उसने कहा, बहुत बढ़िया, मैं अब पुष्टि कर सकती हूँ कि आपकी योग्यता के अलावा आपकी सहज समझ भी बहुत बढ़िया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप 7 दिनों के भीतर तलवार नियंत्रण तकनीक के साथ इस स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। चूंकि आप पहले ही क्यूई साधना क्षेत्र की छठी परत तक पहुंच चुके हैं, इसलिए आपको साधना जारी रखनी चाहिए। इस समय मंत्रों की जरूरत नहीं है। ग्रेट एबिस गेट में प्रवेश करने के बाद आपको पहले 2 वर्षों तक कठोर साधना सहन करनी होगी, अपने साधना क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना होगा। क्यूई साधना क्षेत्र की अंतिम 3 परतें पहले 6 की तुलना में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण हैं, विशेष रूप से 9वीं परत जो आत्मा मूर्तिकला क्षेत्र में संक्रमण करती है। इसमें शामिल कठिनाई ऐसी है जिसकी आप अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। यदि आप 5 वर्षों के भीतर आध्यात्मिक शोधन प्राप्त कर सकते हैं तो आप ग्रेट एबिस गेट से कोई भी मंत्र चुन सकते हैं। जब जो जू ने फैंग वान के साधना स्तर को पहचाना तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। आखिरकार वह एक अमर पूज्य का पुनर्जन्म था, इसलिए उसके लिए उसकी साधना के स्तर को पहचानना सामान्य बात थी। फैंग वान ने उदास होने का नाटक किया और कहा, अगर मैं इसे नहीं देखता तो क्या मैंने इस तलवार तकनीक का अभ्यास व्यर्थ नहीं कर दिया होता? जो जू ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और कहा, मैं बस तुम्हारा परीक्षण कर रही थी। तुम्हारी प्रतिभा और समझ वाकई असाधारण है, लेकिन आखिरकार तुम एक नश्वर हो जिसका जीवनकाल सीमित है। याद रखो, साधना सबसे महत्वपूर्ण है। अपनी गहरी समझ पर भरोसा करके अपना ज्यादातर समय छोटी मोटी कुशलताओं में मत बिताओ। ये सुनकर फैंग वान के पास इस विचार को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह बहुत निराश नहीं था। आखिरकार उसके पास जो सोलारिस शास्त्र था वह सोलारिस ट्रू फायर के साथ आया था, जो कि जब उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक और मार्शल आर्ट में लागू किया गया था तो वह मंत्रों की शक्ति के बराबर था। कुछ सलाह देने के बाद जो जू उठकर चली गई। उसकी पीछे हटी हुई आकृति को देखकर फैंग वान को अचानक उसकी साधना के स्तर के बारे में बहुत जिज्ञासा हुई। उसकी अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि जो जू पहले से ही साधना के मार्ग पर चल पड़ी थी और उसकी साधना कमजोर नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उसके पास अपनी ऊर्जा को छिपाने की कुछ विधि थी जिससे वह उसके लिए रहस्यमय हो गई थी।
एक बार जो जू ने दरवाजा बंद कर दिया तो फैंग वांग ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया और अपनी साधना जारी रखी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन साधना व्यसनकारी हो सकती है, विशेष रूप से तब जब प्रयास से ठोस परिणाम प्राप्त हों। अल्पविराम। नीले आकाश के नीचे और हरे पहाड़ों के बीच 3 घोड़ागाड़ियां आगे बढ़ रही थीं, जो राजसी परिदृश्य में बहुत छोटी दिखाई दे रही थीं। ऊपर उड़ते चीलों की आंखों में वे कंकड़ों से भी अप्रभेद्य थीं। फैंग वान गाड़ी के दरवाजे पर झुक गया, अपने हाथ में लगाम पकड़ ली और रास्ते में दृश्यों का आनंद लेने लगा। 13 दिनों में क्यूई साधना क्षेत्र की 7वीं परत तक कोई सफलता नहीं मिली थी, लेकिन उसकी आध्यात्मिक शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। विदाई के समय अपने माता पिता की अनिच्छा को याद करते हुए फैंग वान को कुछ भावुकता महसूस हुई, लेकिन उससे भी ज्यादा वह उत्साहित था। ऐसा नहीं था कि वह कठोर दिल का था, उसे बस पिछले जन्म की यादें थीं। हालांकि वह इस जन्म के फैंग निवास से प्यार करता था, लेकिन उसका लगाव अभी तक एक अविभाज्य सीमा तक नहीं पहुंचा था। वह बाहर निकलने के लिए तरस रहा था, लेकिन इस दुनिया में प्राचीन काल की तरह डाकू अक्सर शहर के बाहर छिपे रहते थे। बचपन से लेकर वयस्क होने तक उसने कभी भी सदन हिल सिटी से बाहर कदम नहीं रखा था, जिससे उसे रास्ते में सब कुछ नया लगता था। जो जू गाड़ी से बाहर निकली और उसके बगल में बैठ गई और साथ में परिदृश्य की सराहना करने लगी। आपको क्या लगता है कि ये दुनिया वास्तव में कितनी बड़ी है और द क्यूई इसका कितना हिस्सा घेरता है? फैंग वान ने अचानक पूछा। जो जू ने दूर से देखा और जवाब दिया, यह विशाल है, बहुत विशाल। द क्यूई कैंगहाई का एक छोटा सा हिस्सा है। मैंने एक वरिष्ठ से सुना है कि द क्यूई के बाहर भी ऐसे राजवंश हैं जहां हर कोई साधना करता है। उसके पुनर्जन्म के तथ्य को छुपाने और उसके अधिकार को स्थापित करने के लिए सभी फैंग परिवार के शिष्यों को अब पता चल गया था कि उसके अतीत का एक निश्चित साधक उसका मार्गदर्शन कर रहा था। हर कोई साधना करता है, ये कितना कठिन होगा? फैंग वांग ने उत्सुकता से सोचा। जो जू ने धीरे से हंसते हुए कहा, शायद द क्यूई भी भविष्य में एक खेती राजवंश में बदल जाएगा। शायद, तो फिर यह सच ही होगा। चूंकि गाड़ी में अन्य लोग भी थे, इसलिए जो जू ने अपना ज्ञान प्रकट करने की हिम्मत नहीं की, केवल अनुमान ही लगाया। फैंग वांग ने स्वाभाविक रूप से यह समझ लिया। ये तथ्य कि क्यूई राजवंश एक सांसारिक राजवंश से एक खेती राजवंश में विकसित हो सकता है, आश्चर्यजनक था। कोई आश्चर्य नहीं कि जो जू फैंग निवास का समर्थन करने के लिए तैयार थी। क्या ये हो सकता है कि वह भविष्य के क्यूई राजवंश में एक स्थान सुरक्षित करने का इरादा रखती थी? फैंग वान ने मन ही मन सोचा कि जो जू के इरादे शायद दूसरे हों, लेकिन वह इसके खिलाफ नहीं था। आखिरकार एक अमर पूज्य के लिए किसी शक्ति का समर्थन करना अविश्वसनीय रूप से आसान था। जो जू ने उसे पालने में चाचा फैंग जेन की दयालुता को विफल नहीं किया था, ये दिखाते हुए कि कम से कम उसके दिल में अच्छाई का एक टुकड़ा था और वह राक्षसी साधक नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। वह हमेशा से यह जानने को उत्सुक था कि जो जू का पुनर्जन्म क्यों हुआ। निश्चित रूप से वह सिर्फ ध्यान और अभ्यास करते समय ही पुनर्जन्म नहीं लेती, है न? सूरज धीरे धीरे डूबने लगा और दोनों बेकार की बातें करते रहे। शाम के समय वे पहाड़ी सड़क के पास एक नदी के किनारे आराम करने के लिए रुके और फैंग परिवार के शिष्यों ने जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दिया। फैंग वान ने बैठने के लिए एक जगह ढूंढ ली। उसे इन तुच्छ कार्यों में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कबीले के लोगों की रक्षा करना था। फैंग वांग और जो जू के साथ कुल 9 लोग मौजूद थे, जिनमें फैंग हान्यू भी शामिल था, जिसने अपनी कम उम्र के बावजूद प्रथम श्रेणी के विशेषज्ञ का दर्जा हासिल कर लिया था। उन तीनों को जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए इन कार्यों की देखभाल करना बाकी 6 लोगों पर निर्भर था। फॉन्ग हान्यू कुछ ही दूरी पर बैठा था, समय समय पर फॉन्ग वान की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी बात को लेकर झिझक रहा था। थोड़ी देर तक संघर्ष करने के बाद फैंग हान्यू ने अपने दांत भींचे और खड़ा होकर फैंग वान के पास चला गया। फैंग वान ने उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए पूछा, हान्यू, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ है? यद्यपि फैंग हान्यू उससे 2 साल बड़ा था, लेकिन फैंग वान का दिमाग जन्म से ही एक वयस्क जैसा था, इसलिए वह हमेशा अपने साथियों को उनके नाम से बुलाता था और फैंग हान्यू को इसकी आदत थी। उस रात के बाद दोनों को बात करने का कोई मौका नहीं मिला और 3 दिनों के लिए दक्षिणी हिल्स शहर छोड़ने के बाद भी फैंग हान्यू और फैंग वान ने बिना बात किए केवल एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया। फैंग वांग, जो जू ने हमें बुनियादी क्यूई एकत्रीकरण विधि सिखाए और आधे महीने की साधना के बाद मैं मुश्किल से आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न करने में कामयाब रहा हूँ। क्या आप मुझे तलवार नियंत्रण तकनीक सिखा सकते हैं? मैं जो जू को परेशान नहीं करना चाहता, फैंग हान्यू ने अजीब तरीके से कहा, फैंग वांग की नज़र से बचते हुए। फैंग वांग मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, खड़ा हुआ और हंसा, ठीक है हान्यू, मैं तुम्हारे पूछने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम्हें इतना समय लग गया, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए हो। जब तुम छोटे थे तो अगर मैं तुमसे कहता तो तुम लेट जाते थे, लेकिन अब जब तुम बड़े हो गए हो तो तुम बहुत अलग थलग हो गए हो, है ना? अलग? फैंग हान्यू मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वह बचपन से ही फैंग वान के अजीबोगरीब और विचित्र शब्दों का इस्तेमाल करने का आदी था और वह उनके अर्थों को मोटे तौर पर समझता था। शर्मिंदगी से उसके गाल थोड़े लाल हो गए। उसने कहा, हमें आखिरी बार मिले हुए कई साल हो गए हैं, चलो बचपन की बात नहीं करते, जब तुमने मुझे मीट बंस की तलाश में कुत्ते की तरह रेंगने के लिए मजबूर किया था। मुझे वह अभी भी याद है। दोनों भाई एक दूसरे से अधिक परिचित हो गए और अपने बचपन की यादें ताज़ा करने लगे।
थोड़ी देर बातचीत करने के बाद फेंग वांग ने देखा कि फेंग हान्यू पूरी तरह से शांत हो गया था, इसलिए उसने उसे तलवार नियंत्रण तकनीक सिखाना शुरू कर दिया। ये ध्यान देने योग्य बात है कि उनके जाने के बाद से जोजू हर रात जंगल में अकेले बिताती थी, किसी की नज़र में नहीं आती थी। फेंग वांग जानता था कि वह एक पुनर्जन्म वाली व्यक्ति थी, इसलिए उसे उसकी सुरक्षा की चिंता नहीं थी। यही कारण है कि जोजू ने अन्य फेंग परिवार के शिष्यों से काफ़ी दूरी बनाए रखी, और यही कारण था कि फेंग हान्यू ने तलवार नियंत्रण तकनीक का अभ्यास करने के लिए फेंग वांग की तलाश की। उस रात से फेंग वांग ने हर रात फेंग हान्यू को तलवार नियंत्रण तकनीक सिखाई, और यह कहा जाना चाहिए कि लड़का वास्तव में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। केवल 3 दिनों के बाद वह लकड़ी की तलवार को तैरा सकता था। ये लकड़ी की तलवार साधारण नहीं थी, ये किंगी दाओवादी की विशेष रूप से बनाई गई आड़ू की लकड़ी की तलवार थी, जिसे आध्यात्मिक शक्ति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता था। जोजू ने किंगी दाओवादी के सभी बचे हुए सामानों को अपने कब्जे में ले लिया था, और यह सुनकर कि फेंग वांग फेंग हान्यू को तलवार नियंत्रण तकनीक सिखा रहा था, उसने फेंग हान्यू को लकड़ी की तलवार उधार दे दी। भाई हान्यू सचमुच अद्भुत हैं। मैं अभी तक कोई आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। अंतर इतना बड़ा है। हा, हान्यू हमेशा से ही प्रतिभाशाली रहा है। क्या जोजू ने नहीं कहा था कि 6 महीने के भीतर आध्यात्मिक शक्ति का एक अंश प्राप्त करने से व्यक्ति साधना के लिए योग्य हो जाता है? हान्यू जितना अधिक कुशल होगा, ग्रेट एबिस गेट तक पहुंचने पर हम उतने ही अधिक आश्वस्त होंगे, और हम भविष्य में एक दूसरे का ध्यान रख सकेंगे। अपने कबीले के सदस्यों से घिरे हुए फेंग हान्यू के आमतौर पर सख्त चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान दिखी। वह अभिमानी नहीं था, बल्कि वह अपनी उपलब्धियों के बारे में उत्साहित था, क्योंकि वह फेंग वांग को देख रहा था, जो झील के पास ही खड़ा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भोर में फेंग वांग और जोजू झील के किनारे खड़े थे, दूर से उन्हें देख रहे थे। झील के ऊपर धुंध एक दूसरे से लिपटी हुई थी, जिससे दृश्य स्वर्ग जैसा लग रहा था। दोनों एक साथ खड़े थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे स्वर्ग द्वारा ही बनाए गए जोड़े हों, जैसे कि वे किसी भी क्षण अमृतत्व प्राप्त कर सकते हों। फेंग हान्यू की योग्यता वाकई प्रभावशाली है, जो मेरे लिए काफ़ी आश्चर्य की बात है, जोजू ने प्रशंसा की। उसकी नज़र में ये फेंग परिवार के शिष्य उसके समकक्ष नहीं थे, वह अपने ही वंशजों को देख रही थी, ये देखते हुए कि उसने क्यू राजवंश के कुलीन परिवारों के सबसे पुराने इतिहास से ज़्यादा जीवन जिया था। उसके शब्दों को सुनकर ऐसा लग रहा था कि उनके मूल भाग्य में फेंग हान्यू की मृत्यु उसी रात हो जाती जिस रात फेंग निवास का विनाश हुआ था। फेंग वांग ने फेंग हान्यू को देखा और मन ही मन यही सोचा। वह मुस्कुराया और हान्यू के लिए खुश महसूस किया। ग्रेट एबिस गेट तक की यात्रा में अभी कितना समय लगेगा? फेंग वांग ने पूछा। वह पहले से ही अपनी तलवार से उड़ सकता था, लेकिन उसके साथ यात्रा करने वाले परिवार के 7 अन्य सदस्य थे, जिनमें 2 युवा लड़कियां भी शामिल थीं, जिन्हें आधा दिन पैदल चलना थकाऊ लगता था, इसलिए उन्हें घोड़ागाड़ी से यात्रा करनी पड़ी। जोजू ने कोमल चेहरे वाले युवकों को देखा और धीरे से उत्तर दिया, हम 3 दिन में पहुंच जाएंगे। वह रुकी, फिर बोली, पिछले 2 दिनों में आपको महसूस हुआ होगा कि हमारे सामने आने वाले गांवों की संख्या कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमें दुष्ट आत्माओं और भूत प्रेतों का सामना करने की अधिक संभावना है, इसलिए यात्रा करते समय सावधान रहें। दुष्ट आत्माएं, आत्मा राक्षस। फेंग वांग घबराया हुआ नहीं था, बल्कि वह उत्साह से भरा हुआ था। यह उनके सोलारिस शास्त्र का परीक्षण करने का एकदम सही अवसर था। जैसे ही सूरज उगा, फेंग परिवार के शिष्यों ने उत्साहपूर्वक यात्रा जारी रखने के लिए अपना सामान पैक किया। पहाड़ी रास्ते उबड़-खाबड़ थे, जिनमें ऊंचे पेड़ और हरी भरी वनस्पतियां थीं। धुंधली हवा जंगल को एक जादुई रूप दे रही थी। उबड़-खाबड़ यात्रा के कारण वे फेंग परिवार के शिष्य जो सोना चाहते थे, वे भी जाग गए थे। दोपहर तक जोजू ने अपने घोड़े की लगाम कसी और खड़ी हो गई, फिर दूसरों को पुकारा, सब लोग अपना सामान पैक करो और उतर जाओ। हम यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ेंगे। प्रत्येक घोड़ागाड़ी में 3 व्यक्ति होते थे, जो सामान्यतः बारी बारी से सोते थे। एक घोड़े को आगे बढ़ाता था, एक खतरे के प्रति सचेत रहता था, तथा तीसरा गाड़ी के अंदर सोता था। जल्द ही सभी फेंग परिवार के शिष्य उतर गए, और फेंग वांग, जोजू और फेंग हान्यू के अलावा अन्य 6 सदस्यों ने अपने सामान को अपने कंधों पर उठा लिया, जिनमें 2 युवा लड़कियां भी शामिल थीं। फेंग वांग जोजू की ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसे पता था कि वह अपने साथ किंगई दाओइस्ट का स्टोरेज बैग लेकर आई है, हालांकि उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर की जगह कितनी बड़ी होगी। जोजू के अनुसार भंडारण बैग, तावीज़ कागज और उड़ने वाली तलवारें एक कल्टीवेटर के लिए मानक उपकरण थे। जोजू ने फेंग वांग की कमर से कीमती तलवार खींची और एक ही बार में तीनों गाड़ियों के घोड़ों की लगाम काट दी। इसका क्या मतलब है? फेंग हान्यू ने आश्चर्य से पूछा। जोजू ने जवाब दिया, हम ग्रेट एबिस गेट की ओर जा रहे हैं और कई सालों तक वापस लौटना मुश्किल होगा। जब हम वापस लौटेंगे, तब भी हमें गाड़ियों की ज़रूरत नहीं होगी। उन्हें पहाड़ों में भूत प्रेतों द्वारा खाए जाने से बेहतर है कि उन्हें आज़ाद कर दिया जाए। भूत प्रेत और राक्षस। इन शब्दों पर फेंग परिवार की 2 युवतियों का चेहरा पीला पड़ गया और अन्य 4 युवकों का भी चेहरा पीला पड़ गया। जोजू ने अपने हाथ से तलवार उछाली और वह हवा में 3 झांक दूर उड़ गई और ठीक से फेंग वांग की म्यान में घुस गई। इस सहज चाल ने दूसरों को चौंका दिया, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। फेंग वांग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, उसका दाहिना हाथ थोड़ा कांप रहा था और उसने खुद से सोचा कि बल और गति प्रभावशाली थी।
वह जोउजू के साधना के वर्तमान स्तर के बारे में और भी अधिक उत्सुक हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन संपर्क टॉस साइट मैप दान करें।